नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सब लोगों को मालूम है कि आज की क्लास की हो चुकी है शुरुआत। सभी अधिकारी गणों का इस कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है, इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से जल्दी सभी लोग ये बताइए कि अभी तक जो 4-5 सेशन हो चुके हैं वो आपके लिए कैसे रहे। गुड इवनिंग, जितने जुड़ने वाले लोग हैं सभी लोगों को शुभ संध्या। सभी अधिकारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद निकिता जी। बहुत अच्छे क्लास रहे, ठीक है, सुन के अच्छा लगता है। कितने लोग ऐसे हैं जो आज पहली बार हमारे इस क्लास से जुड़ रहे हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो लोग पहली बार आज हमारे इस क्लास से जुड़ रहे हैं? एक बार वो बताएं, यहां पर यस लिखें, यस। एक लोगों का नाम दिख रहा है, एक दो लोगों का नाम दिख रहा है, ठीक है, ओके। तो कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका आज पहला दिन है। कुछ लोग जो हैं वो पुराने हो चुके हैं, पुराने इन द सेंस वो 2-3 क्लासेस कर चुके हैं, इस संदर्भ में वो पुराने हैं। तो सभी लोग धीरे धीरे करके जुड़ ही जाएंगे और भी स्टूडेंट्स हैं वो धीरे धीरे करके जुड़ रहे हैं। लगभग आज 5वां दिन है, लगभग क्या मतलब 5वां दिन है ही, 4 दिन हम लोगों ने पढ़े हैं। देखेंगे कि अभी क्या क्या चीजें पढ़ा है। अच्छा ठीक है, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के सेशन की। और आज हम एक नए अध्याय के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। जो भी हमारे न्यू स्टूडेंट हैं उनको मैं आज की क्लास का या फिर रेगुलर क्लास का कुछ एक बिहेवियर बता देता हूं जो उन्हें फॉलो करना चाहिए। आशा करता हूं कि आप सब लोग इस बिहेवियर को जरूर फॉलो करेंगे और निश्चित तौर पर उससे आप लोगों को आसानी होगी। बिहेवियर जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं वो यूरोपियों का भारत आगमन, ये टॉपिक है, ये अध्याय है। इसको हम बोल सकते हैं कमिंग ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, या भारत में यूरोपियों का आगमन। 2-4 शर्तें हैं, 2-4 चीजें हैं जो हमें आप लोगों से चाहिए ही चाहिए, निश्चित तौर पर चाहिए। वो क्या शर्तें हैं वो मैं आपको यहां पर लिख देता हूं सभी विद्यार्थियों के लिए। जो भी नए आए हैं उनको भी ध्यान देना है, जो पुराने हैं, जो भुलक्कड़ हैं, जो पुराने भुलक्कड़ हैं उनको भी ध्यान देना है। सबसे पहली बात, ईच एंड एवरी स्टूडेंट हैज टू फॉलो द रूल RRR। रूल RRR इज द मस्ट। कौन जानता है इस RRR के बारे में? यस, मेरे लिखने से पहले ही, अरे वाह शानदार, इसका मतलब आप लोग फॉलो कर रहे हैं। देखो, मैं इतनी बार रिपीट कर दूंगा, इतनी बार आप लोगों को कहने के लिए मजबूर कर दूंगा कि आप बिल्कुल मतलब भूलना भी चाहेंगे तो भूलेंगे नहीं। चलिए, ओके। तो हाउ मेनी ऑफ यू आर फॉलोइंग दिस पर्टिकुलर रूल RRR? जो नए हैं उनको तो मैं बता दूंगा। कितने लोग इसको फॉलो कर रहे हैं? जल्दी से यस लिखिए। कितने लोग इसको फॉलो कर रहे हैं? यस लिखिए, यस लिखिए। ओहो हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इसे फॉलो कर रहे हैं। तो इसका मतलब इस बार बहुत सारी सफलताएं यूपीएससी को स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म से मिलने वाली हैं। ये मैं सोच रहा हूं कि यूपीएससी के जो नए चेयरमैन बने उनको जाके कान में बता दूं धीरे से, स्टडी IQ, हाँ, ऐसे करके। ओके, फर्स्ट आर का मतलब रिवीजन, सेकेंड आर का मतलब भी रिवीजन, एंड थर्ड आर का भी मतलब रिवीजन। इट मींस हिस्ट्री में एक ही नियम चलेगा, रिवीजन ही एकमात्र उपाय है। आप मुझसे पूछेंगे सर मुझे याद नहीं होता, रिवीजन। सर मुझे ईयर याद नहीं होते, रिवीजन। सर मुझे नाम याद नहीं होते, रिवीजन। रिवीजन के भी 3 तरीके होंगे, डेली रिवीजन, वीकली रिवीजन एंड मंथली रिवीजन। ठीक है, ठीक। इसके अलावा रूल नंबर 2, ईच एंड एवरी स्टूडेंट हैज टू राइट आंसर राइटिंग डेली। डेली आंसर राइटिंग, डेली आंसर राइटिंग। और बड़े ही दुखद मैं शब्दों में इस बात को बोलना चाहता हूं कि लगातार 4 दिन से कहने के बावजूद भी हमारे प्यारे अधिकारी अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। एक लाइन भी लिख के भेजोगे तो मुझे संतोष होगा कि एक लाइन लिख करके भेजिए। आप आंसर राइटिंग लिख के नहीं भेज रहे हैं, आंसर राइटिंग लिख के भेजिए, करिए। कल तो मैंने तरीका भी बताया था, कल लगभग 2 प्रश्नों की पृष्ठभूमि भी मैंने तैयार करके आप लोगों को दी थी। आज कुछ और समय बचेगा तो कुछ और चीजें बता दूंगा। आप जो पढ़ते हैं उसकी आंसर राइटिंग जरूर करें। कहां से करनी है वो मैं आपको बताऊंगा, क्वेश्चन कहां से मिलेगा वो बताऊंगा, मेथड मैंने कल थोड़ा सा बताया था। ठीक है, तीसरी बात, आप लोगों का वॉइस चैट होगा अंत में।
अंत में, सेशन के अंत में ही हम वॉइस चैट करेंगे, तब तक आपको रुकना है। आप रुक करके वॉइस चैट में सम्मिलित हो सकते हैं। वॉइस चैट करने के लिए मैं अंत में आपको 2 मिनट दूंगा। इस 2 मिनट में जिन जिन लोगों ने हैंड रेज किया होगा, जिन जिन लोगों ने हैंड रेज किया होगा, उन लोगों के नाम मेरे पास यहां पर दिखने लगते हैं। मैं 1 बाय 1 उन सब के नाम लेते हुए उन सब से बात करता हूं। कल भी मैंने ऐसे ही किया था, आज भी ऐसे ही करूंगा निश्चित तौर पर, ठीक है। लेकिन चलती क्लास के बीच में आप हैंड रेज करोगे, आपका हैंड रेज मिस भी हो जाएगा और फिर हो सकता है कि मैं इतने फ्लो में हूं कि उस समय मैं आपका क्वेश्चन लेना इनएप्रोप्रिएट समझूं, तो आपको दिक्कत होगी। आप कहेंगे कि सर हमारा क्वेश्चन नहीं लेते। सिमिलरली जब मैं पढ़ाने लगूंगा तो पढ़ाने के दौरान जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, टॉपिक से संबंधित ही क्वेश्चन करें। टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन आंसर्स होने चाहिए। इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, इधर उधर की कोई बात नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीज हमको करना है। मेरा 3 दिन से नहीं लिया, क्या चीज? विजय जी, ठीक है। कल आपका हैंड रेज मुझे दिखा नहीं। लास्ट के 2 मिनट में अगर आपने हैंड रेज किया होगा तो जरूर आपका नाम लिया गया होगा, नहीं किया होगा तो इस वजह से मिस हो गया होगा। परंतु लास्ट के 2 मिनट में ही करना है आपको, क्योंकि मेरे लिए भी नियमितता है। अगर मैं बीच बीच में करूंगा तो फिर क्लास मिस हो जाएंगी, क्लास का फ्लो बिगड़ जाएगा। सिंपल सी बात है। तो ये कुछ नियम है जिनका पालन करना है। चलिए शुरुआत कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूरोपियों का आगमन। ये आज का दिन 5वां जरूर है, लेकिन अगर हम टॉपिक वाइज देखेंगे तो तीसरा ही टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। पहले टॉपिक में क्या पढ़ा था कोई बताएगा? दूसरे टॉपिक में क्या पढ़ा कोई बताएगा? तीसरे टॉपिक में क्या पढ़ा कोई बताएगा? पहले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा मुगलों का पतन, मुगलों का पतन। इसकी क्लास 1 और इसकी क्लास 2 हम लोगों ने पढ़ी। दूसरे टॉपिक में पढ़ा क्षेत्रीय राज्यों का उदय, क्षेत्रीय राज्यों का उदय। इसकी भी क्लास 1 पढ़ी और फिर क्लास 2 पढ़ी। और आज हम, ये 4 क्लासेस हो गई। आज हम 5वीं क्लास पढ़ने जा रहे हैं और ये है यूरोपियों का आगमन, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीजों को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। यूरोपियों का आगमन, ठीक है। ये चीज हम लोगों को पढ़ना है आज, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। ये 4 क्लासेस हो चुकी हैं आपकी, ठीक। चलिए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? यूरोपियों में हम पुर्तगालियों के बारे में पढ़ेंगे, डचों के बारे में पढ़ेंगे, अंग्रेजों के बारे में पढ़ेंगे, फ्रांसीसियों के बारे में पढ़ेंगे और डेनिश के बारे में पढ़ेंगे। तो ये इन लोगों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। फ्रांसीसियों के बारे में तमाम सारे गवर्नर्स हैं, वो पढ़ेंगे। उनका पतन कैसे हुआ, उनका क्या प्रभाव रहा। डचों के आगमन और उनके पतन के बारे में, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। और फिर फ्रांसीसी और आंग्ल फ्रांसीसी जो युद्ध हुए हैं फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से, वो पढ़ेंगे। कर्नाटक युद्ध के बारे में पढ़ेंगे और डेनिश के बारे में छोटा सा पॉइंट है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये आज का पूरा टॉपिक है, जिसके बारे में प्रयास करेंगे कि आज ही हम इन सब चीजों के बारे में अच्छे से आप लोगों को समझा पाएं, बता पाएं। इसके बाद इन सब चीजों पे आज हमारी चर्चा होगी, लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बता देना चाहता हूं। यहां से शुरुआत कर रहे हैं, यहां से जरा फोकस कर लीजिए, यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए सभी लोग। सबसे पहले इस जगह पर फोकस कर लें सब लोग, जितने भी स्टूडेंट हैं, नए पुराने सब। कई सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ों में एप्लीकेशन में दिक्कत आ रही है। एप्लीकेशन कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको जल्दी से 1 मिनट के अंदर बता देता हूं। जब आप अपना एप्लीकेशन खोलते हैं, एडमिशन ले चुके हैं आप, स्वाभाविक सी बात है, एप्लीकेशन में जाएंगे, माई लाइब्रेरी में जाएंगे, माई लाइब्रेरी में जाके अपना कोर्स ओपन करेंगे तो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर खुलेगा। इसके ऊपर वीडियो चलता है, तो कोर्स ओवरव्यू आप देख लीजिएगा, यहाँ PDF पड़ा होगा। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्लास की जो डिटेल है वो आपकी इसी में जाती है। जैसे ही आप इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट पे क्लिक करोगे, ये विंडो ओपन होगा। इस विंडो में अनाउंसमेंट वाले टैब में लिखा है नोटिस दिस वीक। ये नोटिस में क्लास शेड्यूल होता है एक तो, ठीक है। क्लास शेड्यूल के अलावा मान लेते हैं कि आपको मालूम था कि आज हमारी क्लास होनी है, आपको मालूम है कि कल भी हमारी क्लास होनी है, लेकिन बाय द वे एनी हाउ हो सकता है किसी संभावना के कारण कल क्लास ना हो। अगर ऐसी सिचुएशन कभी आती है तो उसकी आपको जानकारी कैसे मिलेगी? इसी नोटिस से मिलेगी। तो आज आपकी क्लास होनी है या नहीं होनी है, ये आपको जानकारी मिलेगी इसी नोटिस से। इस नोटिस में जाकर के रोज देख लिया करिए, कोई चेंजेस तो नहीं है। जब आप इस नोटिस पे क्लिक करेंगे तो ये वाला टैब खुलेगा और इस तरीके से आपको यहाँ पे शेड्यूल मिल जाएगा। इस शेड्यूल में हम चेंजेस करवा देंगे अभी, क्योंकि जो क्लास 1 है, मुगल साम्राज्य का पतन क्लास 1 हुआ था, फिर मुगल नवीन राज्यों का उदय ना हो करके मुगल साम्राज्य का पतन भाग 2 हुआ, फिर नवीन साम्राज्यों का उदय 1, नवीन साम्राज्यों का उदय 2। अब आज हम पढ़ने वाले हैं यूरोपियों का आगमन, ऐसे करके।
ये चेंज हो जाएगा, ये अभी कुछ ही देर में आपके सामने चेंज हो जाएगा। तो अब जरा देखिए यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ये वाला जो पेज है, जब हम नोटिस दिस वीक में जाते हैं, ये वाला जो पेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पेज जब ओपन होगा तो इसके ऊपर आपको खासा ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है जरा देखिए, जब आप इस नोटिस वाले पेज को ओपन करेंगे तो आपको आंसर राइटिंग, आप पूछते हैं सर कहां सबमिट करें, उसकी ईमेल आईडी क्या है, तो उसी नोटिस वाले में लिखा है आंसर टू बी सबमिटेड ऑन, यहां पर एक ईमेल आईडी लिखी होती है। इसी ईमेल आईडी पर जाकर के आप, ये जो ईमेल आईडी लिखी होगी, इसी ईमेल आईडी पे आपको अपनी आंसर राइटिंग करके भेजनी है। इसके अलावा ये होता है शेड्यूल नीचे। इसके अलावा कोई भी क्वेरी है आपकी, support.liveclasses@studyIQ.com, यहां पर आप ईमेल कर सकते हैं, या फिर ये नंबर है 08068975273, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है। नेहा कह रही कि ये ऑप्शन मेरे में है ही नहीं, मतलब आपके लिए अलग से एप्लीकेशन थोड़ी नहीं बना होगा बेटा, यूज करना थोड़ा सा सीखिए, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने आपको सीधा पहला पेज दिखाया, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट में जाना है, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट पे क्लिक करोगे तो ये वाला विंडो खुलेगा, उसमें लिखा है नोटिस दिस वीक, उसको खोलेंगे तो ये आएगा। ऐसा कोई हो ही नहीं सकता कि ना ही खुले उसके में, ये ऑप्शन ना आए। उसके बाद दूसरी चीजें दिखा देता हूं। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट दूसरी चीजें जो है वो क्या है, वो ये है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीजों में एक तो ये वाली चीज आती है, और बाकी आपकी ये भी आएगी। यहां पर आपको ये लिखा हुआ है डेली क्वेश्चन आंसर राइटिंग, ये लिखा हुआ है, टैब का नाम लिखा है डेली क्वेश्चन आंसर राइटिंग। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो एक तो करंट अफेयर्स, CAP, कैप, करंट अफेयर्स प्रोग्राम, कैप सब्जेक्टिव में जाएंगे तो यहां पर आपको करंट अफेयर्स से संबंधित एक क्वेश्चन मिलेगा, उस क्वेश्चन का आंसर आपको लिख करके भेजना है। उसके बाद जब आधुनिक भारत का इतिहास यानी जो सब्जेक्ट है उस पर जब क्लिक करेंगे तो आधुनिक भारत से संबंधित अलग अलग दिन के अलग अलग क्वेश्चन पड़े होंगे। जैसे कैप पे क्लिक किया तो देखो 16 मई को एक क्वेश्चन डाला गया था, मिलेट्स। इसी तरीके से जब मैंने यहां पर इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं जिससे कि आपको दिखाई दे। अरे भाई देखिए, ये डेली क्वेश्चंस फॉर आंसर राइटिंग में आपने हिस्ट्री पे क्लिक किया तो 15 मई, 16 मई, 17 मई और 18 मई चारों के क्वेश्चंस यहां पर पड़े हुए हैं। अगर मैं बोर्ड पे क्वेश्चन नहीं भी दिखाता हूं तो भी आपके पास क्वेश्चन यहां पे होते हैं, आप यहां से देख करके क्वेश्चन का आंसर लिख करके भेज सकते हो। क्वेश्चंस तो बिना पढ़े वाले होते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब अभी 2-3 क्वेश्चन जो पीछे पढ़ाया है मैंने, सब उसी से तो पूछा गया है, ऐसा क्या है? एक आध दिन का आगे पीछे कभी हुआ होगा, जैसे 18 मई में जो चीज पूछी गई है वो आज हम पढ़ लेंगे, एक दिन का यहां पर अंतर होगा, बाकी तो मैंने पढ़ाया ही है। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि यहां नहीं है सारी चीजें होती। तो आपको ये क्वेश्चन 15 मई, 16 मई, 17 मई, 18 मई, सोचो जिन लोगों ने एक भी आंसर राइटिंग नहीं लिखी है उनके ऊपर बोझा आ गया, वो ये चारों आंसर राइटिंग लिख करके भेजेंगे, ईमानदारी से अगर पढ़ रहे हैं तो, और नहीं पढ़ रहे हैं तो नहीं भेजेंगे, रिव्यू नहीं आएगा। और मैं देख रहा हूं कि लोग इसका आंसर लिख करके नहीं भेजते हैं। इसका आंसर लिख के भेजना है, आईडी कहां मिलेगी, किस पे भेजना है, जो मैंने नोटिस बोर्ड में दिखाया, नोटिस बोर्ड में जो आईडी लिखी है उस पे आंसर लिख करके PDF बना करके, नाम और जो ये डेट है, जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन की डेट इसी में लिखी है, जो क्वेश्चन है उसकी डेट, जो क्वेश्चन उसकी डेट, जो क्वेश्चन उसकी डेट। तो आप इससे संबंधित क्वेश्चन निकाल करके उसकी डेट डाल करके, नाम डाल करके उस ईमेल आईडी पर भेज देंगे जो यहां पे लिखी होती है इस जगह पर। चलिए आप कर लेते हैं आज के सेशन की शुरुआत। सभी लोग रेडी? यार एक क्वेश्चन लिखने में कितना समय चला जाता है, पीटी में लगे हुए हैं और इसलिए ध्यान नहीं दे पाते, तो एक क्वेश्चन का आंसर लिखने में कितना समय चला जाता है? 24 घंटे में से एक क्वेश्चन का आंसर लिखने में पीटी का समय कितना बर्बाद कर देंगे आप? ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट, 15 मिनट से ज्यादा का थोड़ी एक क्वेश्चन होता है। शुरुआत में है तो आप आधा घंटा मान लीजिए, ये कोई बहाना नहीं है कि हमारा पीटी चलने वाला है, एक हफ्ते बाद पीटी है तो हम क्वेश्चन का आंसर नहीं लिख रहे, ऐसा कोई ये कोई मतलब नहीं हुआ मेरे हिसाब से तो। बाकी आपके हिसाब से क्या आप जानिए। आज सुबह से आंसर राइटिंग का रिप्लाई नहीं आया है, आज सुबह से आंसर राइटिंग का रिप्लाई नहीं आया, तो आशुतोष जी आप क्या चाहते हैं? मतलब सुबह आप आंसर राइटिंग लिखेंगे और शाम तक उसका रिप्लाई तुरंत आ जाए? ऐसा पॉसिबल नहीं है, एक दिन का समय लगता है, 24 घंटे इंतजार कर लो बेटा। ऐसा थोड़ी कि तुरंत भेजा और तुरंत रिप्लाई आ जाएगा, एक दिन का समय लो, 24 घंटे का तो कम से कम समय लो, 24 से 48 घंटे का समय लो बेटा। चेक भी करना होता है, ऐसे थोड़ी कि फौरी तौर पर चेक किया और चला गया, चेक भी करना होता है, सोचना होता है, टीम को दिखाना होता है, ऐसे करके आप उसके लिए परेशान ना होइए। चलिए
शुरुआत कर लेते हैं आज के सेशन की। आज का सेशन है यूरोपियों का भारत आगमन, और यूरोपियों के भारत आगमन में मैंने बताया कि तमाम सारे यूरोपियों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। हाँ बिल्कुल, रिप्लाई आता है सर मेरा पेपर है। पीडीएफ कैसे बनाएं? अब यार मतलब क्या ही बताएं अब इसके लिए। पीडीएफ कैसे बनाएं? फोटो खींचो और पीडीएफ बनाने के तमाम सारे कोई सॉफ्टवेयर आते हैं, डाउनलोड कर लो। कन्वर्ट इमेज इनटू पीडीएफ ऐसे करके आते हैं तमाम, तो कन्वर्ट कर लीजिए। चलिए, यूरोपियों के भारत आगमन में हम शुरुआत करेंगे आज के मैप से। सबसे पहले इस मैप को देखो, फिर उसके बाद क्लास शुरू होगी। अब किसी का कोई क्वेरी नहीं लिया जाएगा, अब सारी क्वेरी खत्म हो जानी चाहिए। सभी लोग लास्ट में फिर से आप लोगों को मैं चेतावनी दे रहा हूं। चेतावनी इसलिए दे रहा हूं कि यार देखो, अगर नहीं पढ़ोगे ढंग से तो फिर दिक्कत तो होगी और मेरा भी नाम खराब करोगे आप। मुझे अपने नाम को सही बनाए रहने की और ना खराब हो इस बात की बड़ी चिंता रहती है। सिंपल सी बात है, मैं इस मामले में बड़ा स्वार्थी हूं, और मेरा नाम तभी खराब होगा जब आप खराब करोगे। आप तब खराब करोगे जब आप पढ़ोगे नहीं। मैं चाहे जितना अच्छा पढ़ा लूं, अगर आप पास नहीं होंगे तो मेरा अच्छा पढ़ाना बेकार है। तो मैं चाहता हूं कि आप हमारे नियम का पालन करें और आंसर राइटिंग करके भेजें, डेली रिवीजन करें निश्चित तौर पर। चलिए आइए डालते हैं नजर सबसे पहले इस विश्व के मैप पर। निश्चित तौर पर इसमें बहुत सारी चीजें छोटी छोटी लिखी हैं और वो आपको दिख नहीं रही होंगी, परंतु वो हमें दिखानी भी नहीं है आपको। मोटे तौर पर आपको क्या दिख रहा है? ये अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका, इसको साउथ अमेरिका बोल सकते हैं आप, ठीक है। वो ग्रीनलैंड है, आपको मालूम ही है। ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये आपका यूरोप है, ये यूरोप, और इसी यूरोप से जुड़ा हुआ इधर जो है आपका ये पूरा क्या है? एशिया है। और ये क्या है आपका? अफ्रीका। इसके बाद ये है ऑस्ट्रेलिया, ये है ऑस्ट्रेलिया, और बाकी तो अंटार्कटिका है इधर नीचे, वो तो उससे मतलब नहीं है आपको। रहने वाली जगहों पर हमने बात चर्चा कर ली, उसमें भी आपको अमेरिका से मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं है, ज्यादा थोड़ा बहुत मतलब होगा तो हम उस पर चर्चा कर लेंगे, ठीक है। आप सबका कंसंट्रेशन इसी पे होना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में आपको यहां पर ये नहीं करना है, बातचीत नहीं करनी बीच में, चुपचाप ध्यान से सुनिए। जो भी कुछ है लास्ट में आपको समय दिया जाएगा, ऑप्शन दिया जाएगा कि आपको कुछ पूछना है तो पूछिए, तब आप अपना हैंड रेज करिएगा, तब हम आपका क्वेश्चन सुनेंगे। हाँ बिल्कुल, मैप में आंसर में मैप यूज कर सकते हैं। अगर आप बनाने की क्षमता रखते हैं तो बहुत शानदार आंसर बनेगा आपका निश्चित तौर पर। अब हमें जो मेन एरिया फोकस करना है वो क्या है? मेन जो फोकस्ड एरिया है वो क्या है, जरा देखिए। मेन फोकस्ड एरिया है जो, उसके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। थोड़ा सा इसमें रेड पेन का इस्तेमाल करूंगा मैं। देखिए, सबसे ज्यादा जिसकी चर्चा होने वाली है ये है वो, ये है यूनाइटेड किंगडम यहां पर, और उसी में ये है छोटा सा आयरलैंड। ये यूनाइटेड किंगडम और ये आयरलैंड। तो आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, कुछ भी अलग से दिमाग नहीं लगाना है, ध्यानपूर्वक यहां पर सुनना है। और एक चीज और मैं बता दूं, अब तो बाकी सारे लोग आ चुके हैं, लगभग सभी लोग आ चुके हैं, इक्का दुक्का लोग रह चुके हैं। मैं फिर से चेतावनी दे रहा हूं, 6 बजे क्लास होती है। 2 मिनट पहले सबका लॉगिन, 5 मिनट पहले मेरे ख्याल से होने लगता है, लेकिन 2 मिनट पहले तो हो ही जाता है। 2 मिनट पहले क्लास में आने की आदत डालें, 10 मिनट लेट में आने की आदत ना डालें। टीचर हम हैं, आप नहीं हैं। मतलब आपको हो सकता है कि मुझसे ज्यादा आता हो, मतलब निश्चित तौर पर मैं सर झुका के इस बात को मानने के लिए, स्वीकार करने के लिए तैयार हूं कि कई स्थिति में आप सब में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको मुझसे ज्यादा आता होगा, कुछ को नहीं आता होगा, कुछ को मेरे बराबर आता होगा। लेकिन चूंकि यहां पर आप सब स्टूडेंट की हैसियत से हैं, तो निश्चित तौर पर आपको इन सभी नियमों का पालन करना चाहिए। एक अधिकारी बनने वाले हैं, अधिकारी बनने में सबसे पहला बात यही है कि आप जो है कोशिश करें कि हर संभव कोशिश करें कि आप नियमबद्ध रहें, समयबद्ध रहें, और समय आपका 2 मिनट पहले होना चाहिए, 2 मिनट बाद नहीं। जब मैं क्लास में जुड़ूं तो सब लोग आप वहां पर होने चाहिए। अब जुड़ रहे हैं कुछ लोग, अब नमस्ते भेज रहे हैं यहां से, सर जी नमस्ते। क्यों ले तुम्हारा नमस्ते हम भाई, क्यों ले तुम्हारा नमस्ते? स्पेशल हो क्या? एक तो 10 मिनट लेट आओगे फिर नमस्ते भी भेजोगे? ये सब बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है मुझे। मैं देर से आऊं तो चलेगा, मतलब चलेगा तो वो भी नहीं, चलेगा वो भी नहीं, लेकिन फिर भी आप क्यों देर से आएंगे भाई? किस स्थिति में आप देर से आएंगे? देर से नहीं आना है, नहीं तो फिर बीच में टपकते हैं, फिर डिस्टर्ब होता है। ये है यूनाइटेड किंगडम। ये एरिया आपका, मैंने आपको बताया कि ये यूरोप है, ठीक है। उसके अलावा ये छोटा सा रीजन मैं आपको यहां पर दिखा दे रहा हूं, इस जगह पर ये मतलब थोड़ा ज्यादा बड़ा सर्कल बना दिया मैंने, इसको मिटा ही देता हूं। ध्यान से सुने, ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन, ये वाला जो रीजन है,
ये है बाल्कन रीजन, ये क्या है, बाल्कन प्रदेश, बाल्कन। ये अफ्रीका है, ये आप सब लोगों को मालूम है, ये अफ्रीका है, और ये है इंडिया, और ये पूरा का पूरा इंडियन कॉन्टिनेंट है, सब कॉन्टिनेंट है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। कुछ कंट्रीज के नाम मैं बड़ा करके यहां पर दिखा देता हूं, जिससे कि आप उनकी स्थिति को थोड़ा सा अपने नजर में रख सकें। मैं मैप बड़ा कर देता हूं और थोड़ी चीजों को आपको थोड़ा सा आसानी से दिखा देता हूं, क्योंकि अभी इनके नाम की जरूरत पड़ेगी। देखिए, ये यूनाइटेड किंगडम है, ये आयरलैंड है, यूनाइटेड किंगडम के नीचे ये फ्रांस है, ठीक है, फ्रांस है, फ्रांस से नीचे आएंगे तो ये स्पेन है, स्पेन से नीचे आएंगे तो ये मोरक्को है। तो मोरक्को, स्पेन, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड। इससे ऊपर जाएंगे नॉर्वे, इससे ऊपर जाएंगे स्वीडन, ये डेनमार्क, ये यहां पे जर्मनी, ये यहां पे पोलैंड, ये जर्मनी, ये पोलैंड, ठीक है। इसके अलावा जरा देखिए, और ये सब नाम इसलिए ओरली बोल दे रहा हूं, थोड़ा जूम कर तो दिया भाई, इससे ज्यादा जूम नहीं हो सकता। अब थोड़े इसलिए नाम इसलिए बोल दे रहा हूं कि अभी जब हम लोग क्लास पढ़ रहे होंगे तो ये सब नाम यत्र तत्र यूज होंगे। अब जैसे आपके दिमाग में गया कि जर्मनी, तो आपको ध्यान में आना चाहिए कि ये फ्रांस के बगल में ये थोड़ा सा जर्मनी वाला इलाका है, ऐसे थोड़ा सा हल्का सा ध्यान रहना चाहिए, मतलब एटलीस्ट इतना तो ध्यान रहना चाहिए कि यहां कहीं है। ये नहीं कि जब हम बोल रहे हैं जर्मनी तो तुम यहां ढूंढ रहे हो जर्मनी, ऐसा नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट इतना तो पता हो। फिर देखिए, ये पोलैंड है, ये यूक्रेन है, माफ कीजिएगा, ये यूक्रेन है, ये बुल्गारिया, ये टर्की, टर्की, यूक्रेन, ये सब थोड़े नाम याद रखिएगा। यूक्रेन तो अभी आप सुन ही रहे हैं, रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है। ये टर्की है, टर्की मतलब तुर्की, तुर्की बोलते हैं इसको, तुर्की अब आजकल। ये इराक है, ये सीरिया है, ये इराक है, इराक के बाद ये ईरान है, ये आपका अफगानिस्तान है, और ये पाकिस्तान, और ये भारत, ठीक है। इतनी चीजें आपको यहां पर ये याद रखनी है। ओके, पुर्तगाल आपको दिखाई दिया, ये स्पेन के ठीक आगे पुर्तगाल है, ये स्पेन के ठीक आगे आपका क्या है, पुर्तगाल है, ये चीज ध्यान रखना है, ठीक। डेनमार्क, डेनमार्क समझ में आया, ये आपका डेनमार्क है, डेनिश लोग यहीं से आएंगे, डेनमार्क, ठीक है, डेनिश लोग यहीं से आएंगे, ठीक है। ओके, चलिए, तो ये पॉइंट हो गया। उसके बाद आप यहां पे, इसके अलावा ये जहां पे देखो, जहां पे जर्मनी लिखा है, जर्मनी के आगे लिखा है 1, फिर लिखा है 2, फिर लिखा है 3, तो 1 पे ध्यान दीजिए। जर्मनी के आगे छोटा सा यहां पे 1 लिखा है, ये 1 लिखा है, जहां पे मेरा पेन है इस समय, ये 1 है। और यही जो 1 छोटी सी जगह है, ये है नीदरलैंड, यही क्या है, नीदरलैंड, जहां पे आप लोग जो डचों के बारे में पढ़ेंगे, डच, नीदरलैंड वाले वही हैं, ठीक है। फिर जरा देखो यहां पर, ये साउथ अफ्रीका है, ये पूरा हिस्सा साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका का सबसे नोक वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये हम लोग अभी पढ़ेंगे अपने क्लास के दौरान। इसके अलावा ये आपका अमेरिका है, और ये आपका, ये नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका, बस सिंपल सी बात ये। तो ये मैप आपने पढ़ लिया। इसके बाद जरा इधर आइए, ये तो इंडिया, ये आपको मालूम ही है, ये इंडिया है, ये बे ऑफ बंगाल है। अब जरा देखो और कुछ चीजें यहां पर, अफ्रीका, ये अफ्रीका के ऊपर यहां पे देखो, ये है भूमध्य सागर, ये है भूमध्य सागर, यहां पर ये है काला सागर, भूमध्य सागर से ऊपर तुर्की, तुर्की से ऊपर ये काला सागर, ठीक है, ये काला सागर, ये भूमध्य सागर। और ये देखो यहां पर पतली सी लाइन नीली नीली दिख रही है, ये आपका रेड सी है, लाल सागर है, ये लाल सागर है। और यहां पे जो दिख रहा है ये हिस्सा जो खाली बचा, ये आपका क्या नाम है इसको, फारस की खाड़ी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फारस की खाड़ी, ये फारस है यहां पर। और ये आपका अरब सागर है, ये आपका अरब सागर। अब इधर देखो, इधर देखिए, ये है सुमात्रा, ये सुमात्रा है, ये मलेशिया है, ये इंडोनेशिया है पूरा, ये पूरा जो आपको नारंगी रंग का दिख रहा है टुकड़े टुकड़े में फटा हुआ, ये लाल रंग का दिख रहा है फिलीपींस, ये फिलीपींस है, ये इंडोनेशिया, ये सुमात्रा, ठीक है। और ये आपको नारंगी रंग का दिख रहा है जापान, और ये हरे रंग का दिख रहा है चाइना। बाकी आपको ये मालूम है, ये थाईलैंड है, ये म्यांमार है, ये बांग्लादेश है, ये भारत है, ये नेपाल है, ये भूटान है, और वो पाकिस्तान है। ये सब चीजें तो आपको आई होप कि मालूम ही होगा। ये मसाला द्वीप इसी को कहते हैं, ये वाला हिस्सा मसाला द्वीप कहलाता है। और ये है छोटा सा श्रीलंका, ये आपको मालूम ही होगा। ये है मेडागास्कर, यहाँ पर मेडागास्कर द्वीप है छोटा सा। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीजें थी, तो वो मैंने आपको यहाँ पर ऑलमोस्ट बता दी हैं। तो एक मैप ये समझ में आ गया, ये मैप ओवरऑल दिख रहा है।
अब ये बाल्कन में कौन कौन से स्टेट आते हैं, ये आपका होमवर्क है, ये आप बताएंगे हमें। ये मैंने बाल्कन रीजन बता दिया, बाल्कन रीजन में ये सब रोमानिया, बुल्गारिया, है ना, ये इधर वाले जो हिस्से हैं छोटे छोटे जो दिए हुए हैं, ये सब हिस्से आप यहाँ पर बताएंगे। हंगरी, सर्बिया, ये सब कौन कौन से आते हैं सब बताइएगा। चलिए, आपका होमवर्क है। अब इस वाले मैप में आ जाइए। अब मैप नंबर 2, हर एक मैप को एक एक करके समझेंगे और एक एक करके पढ़ते हुए समझना शुरू करेंगे। अब इस मैप को देखते भी चलिए, ठीक है। अब इस मैप को देखते चलिए और देखते हुए कुछ कहानी को सुनते भी चलिए और अपने हाथ को भी चलाते चलिए। अब दोनों तीनों चीजों का इस्तेमाल एक साथ करना है। 3 इडियट फिल्म में एक वायरस था, उसका दायां हाथ बायां हाथ दोनों चलता था, वो दोनों दिमाग से काम करता था। ऐसा सुना है कि नहीं सुना है? अब आपको 2 नहीं 3 चीजें इस्तेमाल करनी है। हाथ भी इस्तेमाल करना है, आंख भी इस्तेमाल करनी है और दिमाग भी इस्तेमाल करना है और कान का भी। 4 चीजें हो गई, चारों चीजें एक साथ रखनी है। आपको डबल वायरस बनना है, ठीक है। क्योंकि जो मैं दिखाऊंगा इसे देखना भी है, जो मैं बोल रहा हूं उसे सुनना भी है, वो दिमाग में भरना भी है और हाथ से लिखना भी है। चारों काम एक साथ करने हैं। अब 4 दिन से बहुत प्रैक्टिस हो गई केवल सुनने की। आप सुनते देखिए, सुनते रहिए, देखते रहिए, लिखते रहिए, समझते रहिए। एक साथ होगा आप सब। यहां पर यूरोप कहां है ये तो आपको पता चल गया। ये आपको पता चल गया कि यूरोप कहां है, पता चल गया ना, ये है यूरोप। और मैंने कहा कि हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं यूरोपियों का भारत आगमन, तो यही यूरोपीय हैं जो इस भारत आएंगे। अब यहां से ये वाला जो रीजन है आपका, इस रीजन से इस रीजन आना है। सबसे सरल रास्ता तो यही है, उठ के यहां से यहां चले आओ। अगर आपको इधर से इधर आने का कोई रास्ता मिले तो क्या आप में से कोई चाहेगा कि कोई ऐसे घूम करके आए या फिर ऐसे घूम करके आए? नहीं चाहेगा, क्योंकि ऐसा रास्ता क्या है, बड़ा है। तो अब इस मैप में आपको अगर मैं समझाऊं तो ये है भारत। ये आपको यहां पर भारत दिख रहा है। मैं यहां कलर चेंज कर सकता हूं निश्चित रूप से। ये यहां पे आपको भारत दिख रहा है, ये है भारत। और ये वाला हिस्सा जो आपको दिख रहा है, ये हिस्सा है आपका यूरोप। ये है यूरोप, ये है ब्रिटेन महोदय। इन्हीं को सबसे ज्यादा हमें पढ़ना है, इन्हीं को सबसे ज्यादा हमें पढ़ना है। बहरहाल अभी आप ब्रिटेन को ब्रिटेन नहीं, ब्रिटेन को ब्रिटेन नहीं, केवल यूरोप कह करके समझिए। यूरोप में एक कंट्री है ब्रिटेन, ठीक है। अब जब भारत में यूरोपीय आ रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, भारत में मेनली 2 भाग हैं जहां से यूरोपीय विदेशी प्रवेश कर सकते थे। पहला 2 प्रवेश हैं। पहला उत्तर पश्चिम सीमा को पार करके। क्या बताया मैंने? पहला 2 मार्ग है हमारे पास में। पहला क्या है? उत्तर पश्चिम सीमा को पार कर, सीमा को पार करके। एक तो ये मार्ग है कि आप वहां से भारत की ओर आ सकते हैं। अब उत्तर पश्चिम सीमा को का क्या मतलब है वो हम देखेंगे। जनरली ये जो उत्तर पश्चिम सीमा है ये स्थल मार्ग को रिप्रेजेंट करती है। किसको? स्थल मार्ग को। तो आप ये भी कह सकते हैं एक हमारे पास में है स्थल मार्ग, कि हम यहां से, जमीन वाला मार्ग, कि हम वहां से यूरोप से भारत आ सकें। दूसरा है समुद्री मार्ग। दूसरा मार्ग कौन सा है? समुद्री मार्ग। दूसरा मार्ग जो है वो समुद्री मार्ग है, यानी समुद्र के रास्ते से आएंगे तो समुद्री मार्ग। और ये 2 मार्गों का इस्तेमाल अभी हाल ही में नहीं बल्कि प्राचीन समय से चलता चला आ रहा है। इन दोनों मार्गों से जो स्थल मार्ग है, इस स्थल मार्ग में ही बाल्कन प्रदेश पड़ते हैं। बाल्कन प्रदेश। और मैंने आपको बाल्कन प्रदेश अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था, लगभग यहां कहीं का रीजन, ये वाला रीजन लगभग, ठीक है। इधर के कहीं का आसपास का रीजन उठा लीजिए ऐसे करके। तो आपको यह समझना है कि स्थल मार्ग बाल्कन प्रदेशों से टर्की का मतलब तुर्की,
फारस, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, ऐसा करते हुए भारत पहुंचता था। यानी जो स्थल मार्ग है वो कैसे आ रहा होगा, उसको अगर हम देखें तो वो कुछ ऐसे आ रहा होगा। ये जमीनी रास्ता जो है आपका, ये अगर उधर से कोई चलेगा और इधर भारत आना होगा, तो ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं, ये पर्शिया होता हुआ दिख रहा है आपको, ऐसे करके ये करके रास्ता जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसे ये वाला। ठीक है, अब ये वाला जो रास्ता आपको दिख रहा है व्यापार का, ये वाला जो मार्ग आपको व्यापार का दिख रहा है, एक तो ये मार्ग है जिसमें मैंने आपको बताया कि बाल्कन रीजन से होकर के गुजरना पड़ेगा, बाल्कन प्रदेश से होकर के गुजरना पड़ेगा यूरोप को, इस बाल्कन प्रदेश से होकर के गुजरना पड़ेगा। उसके बाद जब आप आगे पढ़ेंगे तो तुर्की पड़ेगा, तुर्की या तुर्कीये, तुर्की, इसी को तुर्कीये कहा जाने लगा है अब, तुर्की। उसके बाद इराक, ईरान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, इन सब जगहों को पार करते हुए फिर यहां पे जब इधर जब बॉर्डर में पहुंचेंगे, इस जगह के भारत के बॉर्डर पे पहुंचेंगे, तो यहां पर आपको कुछ दर्रे उर्रे पार करने पड़ेंगे और उन दर्रों को पार करके आप भारत से व्यापार कर सकते हैं। तो ये है एक रूट। ये रूट समझ में आया? ये रूट समझ में आ गया सबको? एक तो ये रीजन है जो आपको जमीन से जुड़ता हुआ चला आ रहा है, और ये शॉर्ट है, ये छोटा रीजन है और इस पे बहुत समय तक व्यापार होता रहा है। दूसरा जो रीजन है, दूसरा जो जल मार्ग है, दूसरा मार्ग मैंने कौन सा बताया, जल मार्ग या समुद्री मार्ग जो है वो कौन सा है, जो पहले यूज होता था बहुत ज्यादा, वो था भूमध्य सागर की ओर से आना या फिर काला सागर की ओर से आना। तो जैसे भूमध्य सागर की बात करें तो भूमध्य सागर, इसको थोड़ा डिफरेंट कलर से कर लेता हूं, ये भूमध्य सागर, फिर लाल सागर, और लाल सागर से फिर ये अरब सागर, और फिर अरब सागर से फिर ऐसे चले जाओ या फिर ऐसे फारस की खाड़ी होते हुए ऊपर की ओर चले जाओ, ऐसे व्यापार होता था। तो आपको समुद्री मार्ग में क्या दिख रहा है, भूमध्य सागर, लाल सागर, लाल सागर, अरब सागर, और अरब सागर जाओ लाल सागर से, या फिर लाल सागर से आप ऐसे घूम करके ऐसे निकल करके फारस जाओ और फारस की खाड़ी से फिर इधर आओ, फारस खाड़ी और फिर भारत, या फिर अरब सागर से भारत, ऐसे करके आपका एक मार्ग ये था। तो दूसरा मार्ग जो है आपका ये है, ये परंपरागत तरीके से ये मार्ग यूज होता था। ये रूट नंबर 1, ये रूट नंबर 2, ये जनरली यूज होता था। ये यहां पे ये भूमध्य सागर है और ये काला सागर है इस जगह पर। तो काला सागर से कई बार भूमध्य सागर आते थे और फिर भूमध्य सागर से ऐसा फॉलो करते थे, या कई बार काला सागर से कुछ नदियों के सहारे यहां पे जाके फिर स्थल मार्ग और फिर इधर से जल मार्ग ऐसे इस्तेमाल करते थे। तो स्थल और जल मार्ग दोनों को मिला करके, तो आपको वो ओवरऑल रूट समझ में आ गया कि पहले यूरोप पूर्वी देशों के साथ इन जगहों से गुजर करके या इन मार्गों से गुजर करके इन पूर्वी देशों के साथ कनेक्ट होता था। और ये काम यूरोप के द्वारा 14वीं सेंचुरी तक आराम से चलता रहा, आराम से चलता रहा। लेकिन जैसे जैसे 14वीं सेंचुरी से समय बढ़ता गया और 15वीं सेंचुरी और 15वीं सेंचुरी के लास्ट तक पहुंचते गए, धीरे धीरे ये मार्ग जो थे वो इन यूरोप के लोगों के लिए, इन पूरब के साथ व्यापार करने वालों के साथ में धीरे धीरे ये मार्ग उनके लिए मुसीबत बनते चले गए, बाधा बनते चले गए, असुरक्षित होते चले गए। 1453 के आते आते तक उस्मानिया सल्तनत ने कुस्तुनतुनिया को जीत लिया। उस्मानिया सल्तनत का मतलब जो टर्की है, जिसको आप बोल सकते हैं, ये यहां पर एक जगह देख रहे होंगे आप, इसको मैं अगर डिलीट कर दूं, थोड़ा सा इरेज कर दूं अगर, तो ओ हो, ये तो पूरा रूट ही डिलीट हो गया। दोबारा करने का ऑप्शन नहीं है इसमें। अच्छा ठीक है, मैं फिर से बना देता हूं। ये दिख रहा है रूट इधर, एक रूट ये था, ओके। अब यदि अगर हम यहां पर दिखाएं आपको, तो ये देखिए लिखा है कॉन्स्टांटोपल, लिखा है ना,
अब दिख रहा होगा शायद, दिख रहा है, कॉन्स्टेंटिनोपल। ये तो कॉन्स्टेंटिनोपल है, इसी को हम लोग बोलते हैं कुस्तुनतुनिया। हिंदी में इसी को क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है कुस्तुनतुनिया। ये हालांकि ये जगह तो भूमध्य सागर है, माफ कीजिएगा काला सागर है, काला सागर के नीचे ये छोटी सी जगह जो दिख रही है ये कुस्तुनतुनिया है, कुस्तुनतुनिया, ये कुस्तुनतुनिया है। इस कुस्तुनतुनिया पर 1453 के आसपास ये जो टर्की है छोटा सा, इसने जो है क्या कर लिया, ये टर्की यहां पर मान लेते हैं, टर्की यहां लिखा होगा कहीं, शायद नहीं लिखा है तो टर्की ने क्या किया, इसके ऊपर अधिकार कर लिया। मैं आपको इस वाले मैप में दिखाने का थोड़ा प्रयास कर सकता हूं। देखिए ये यहां पर तुर्की है, ये तुर्की है, ठीक है। यहीं से थोड़ा सा ऊपर आपको कुस्तुनतुनिया मिलेगा, ठीक है, यहीं पे थोड़ा सा ऊपर आपको कुस्तुनतुनिया मिलेगा। इसमें नहीं लिखा हुआ है, इसमें बना नहीं हुआ है, इसमें कहीं मुझे दिख नहीं रहा है बना हुआ, ठीक है, पर कोई बात नहीं, आप मैप में ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा। मैं कोई आपको ज्योग्राफी नहीं पढ़ा रहा हूं, एक ओवरऑल लोकेशन दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो 1453 में यहां टर्की ने क्या किया है, टर्की ने क्या किया, इसके ऊपर पूरा अधिकार कर लिया और धीरे धीरे करके अपने आप को एक्सपेंड करता चला गया। और ऐसा एक्सपेंड किया कि दक्षिण पश्चिम एशिया और दक्षिणी पूर्वी यूरोप पर उसका अधिकार हो गया। अब जरा देखिए यहां पर ये जो लिखा है ना ओटोमन अंपायर, इसी को बोलते हैं उस्मानिया सल्तनत। इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, उस्मानिया सल्तनत। अब आपको दिख रहा होगा, अब देखिए ये है, ये छोटा सा जगह है कुस्तुनतुनिया, इस जगह पर ये कुस्तुनतुनिया है। ये जो रेड वाला हिस्सा दिख रहा है ना, ये छोटा सा कभी तुर्की ओटोमन साम्राज्य हुआ करता था, लेकिन ये धीरे धीरे करके एक्सपेंड होता चला गया, तकरीबन जो है आपका 15वीं शताब्दी के मध्य में, और 16वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी तक तो ये पूरा जितना ग्रीन एरिया आप देख रहे हो ना, ये पूरा ग्रीन एरिया इसने एक्वायर कर लिया ऐसे करके। अब आप सोचिए यहां पर ये सब जो है, ये जो है आपका, ये आपका ओटोमन अंपायर है। और मैंने आपको दिखाया था कि जो पहले व्यापार होता था, ये जो आपका एरिया दिख रहा है ना, ये वाला जो रीजन दिख रहा है, ये वाला जो रीजन है, इधर वाला जो रीजन दिख रहा है, यही है बाल्कन रीजन, ये बाल्कन प्रदेश है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि बाल्कन प्रदेश होते हुए, तुर्की होते हुए, ऐसे ये सब आते थे हम लोग व्यापार करने इधर की ओर, या फिर जल मार्ग में अगर आप देखोगे तो मेडिटेरियन सी, फिर ये रेड सी, और ऐसे करते हुए जाते थे भारत की ओर व्यापार करने, ठीक है। या फिर ब्लैक सी से मेडिटेरियन सी, और मेडिटेरियन सी से ऐसे करते हुए और फिर यहां जाते थे नील नदी का इस्तेमाल करके यहां पर। लेकिन अब जब इन जगहों पर अधिकार हो गया तो ये लोग जो हैं, ये ब्रिटेन जो है यहाँ पर, ये जो फ्रांस हैं, ये जो स्पेन है, ये लोग इधर ये आएंगे अगर, तो ये कहेंगे कि दो, क्या दो, पैसा, टोकन दो, क्यों जाने दें हम इधर से, क्यों व्यापार करने दें हम तुमको, हमारा प्रदेश हो गया है। तो मैंने बताया कि दक्षिण पश्चिम एशिया, दक्षिण पश्चिम एशिया का मतलब आप देखिए, ये एशिया है और ये पश्चिम वाला भाग है, ये पूरा एशिया है ना इधर की ओर, ये पूरा एशिया है। साउथ में ये ऊपर है नॉर्थ एशिया, ये है साउथ एशिया। साउथ और वेस्ट में देखो पूरा हिस्सा बना लिया है, साउथ और वेस्ट में लगभग काबू कर लिया है दक्षिण पश्चिम एशिया। और दक्षिणी पूर्वी यूरोप, ये पूरा आपका यूरोप है, और यूरोप का ये है दक्षिणी हिस्सा और ये है पूर्वी हिस्सा। तो ये देखिए दक्षिणी पूर्वी यूरोप और दक्षिणी पश्चिमी एशिया, इन जगहों पर पूरा क्या कर लिया है कब्जा उस्मानिया सल्तनत ने। इससे यूरोप के, एशिया और पूर्वी देशों के व्यापार करने के जो स्थल मार्ग थे और परंपरागत जल मार्ग जो थे, उन पर इस टर्की साम्राज्य का एकाधिकार हो गया, पूरा का पूरा एकाधिकार हो गया। और ये मार्ग इन यूरोपीय लोगों के लिए पूरी तरीके से ब्लॉक हो गए। अब ये इधर व्यापार करने नहीं आ सकते थे, परंतु व्यापार तो नहीं छोड़ा जा सकता था, व्यापार तो करना था। इसी कारण से यूरोपीय देशों को भारत और पूर्वी एशिया के देशों के साथ व्यापार यदि अगर करना है, तो अब उनके पास रास्ता क्या बना कि वो तमाम ठंडा और लंबा स्थल मार्ग या तो खोजें या फिर कोई दूसरा जल मार्ग खोजें। अगर स्थल मार्ग खोजते तो प्रबल संभावना यह थी कि हो सकता है कि इधर से भी इसका प्रभाव पड़ता, इधर से भी इसका प्रभाव पड़ता, और यहां पे युद्ध होने की संभावना बहुत बढ़ जाती। व्यापार युद्ध से जितना बच करके किया जाए उतना ठीक है, खासकर तब
जब आप व्यापार का शुरुआत कर रहे हो। झगड़े से व्यापार शुरू नहीं होता। तो ऐसे में व्यापार करने के लिए एक जल मार्ग के खोजने की आवश्यकता यूरोप में हुई। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जितने भी विद्यार्थी यहां पर जुड़े हैं, यहां तक बताई गई सारी बातें जो है उनको स्पष्ट हो गई होंगी, सारी बातें समझ में आ गई होंगी। इसमें कुछ भी खास दिक्कत वाली बात नहीं है और इसमें रिपीट करने जैसा भी कुछ नहीं है। अगर किसी को रिपीट करवाना है तो कल वीडियो दोबारा से देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि रिपीट करेंगे तो बहुत टाइम आज फिर चला जाएगा। और आज हम इस चैप्टर को चाहते हैं कि ये बीच में ब्रेक ना हो, ये वन गो में कंप्लीट हो, जिससे कि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। फिर कल उतना ही दिक्कत होगा अगर 2 पार्ट में कर देंगे तो, ठीक है। और संभव होगा तो हम आज आप लोगों के क्वेश्चंस नहीं भी लेंगे। अगर कुछ क्वेश्चंस रह जाएंगे तो हम कल आप लोगों के क्वेश्चन पहले ले लेंगे, ये चलेगा। लेकिन आज क्लास पूरी खत्म करने का प्रयास हम करेंगे। तो अंत में आप लोग ये मत सोचिएगा सर आज जो है हमारा जो है वो हैंड रेस किया था और वॉइस चैट उन्होंने हमारे साथ नहीं किया। मे बी कि आज हम वॉइस चैट ना करें, तो ये पहले से मैं बता दे रहा हूं क्योंकि पूरा हमें लेकर के चलना है। अब यूरोप जो है वो, उसको जब गर्म मसाले की जरूरत पड़ती थी तो दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों पर निर्भर होते थे वो, ठीक है, दक्षिणी पूर्वी। अब देखिए यहां पे कई सारे बाई क्वेश्चंस बनेंगे, उन बाई क्वेश्चन को आपको स्किप करना होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर ज्योग्राफी भी इन्वॉल्व हो रही है, वर्ल्ड हिस्ट्री भी इन्वॉल्व हो रही है। बट हमें फोकस करना है अभी जिस टॉपिक पे है। जैसे किसी के मन में ख्याल आ जाए कि ये तुर्की इतना एक्सपेंड क्यों कर रहा था, ठीक है, ये तुर्की इतना एक्सपेंड क्यों कर रहा था, व्यापारिक मार्गों की विशेषताएं क्या थी, तो हमें ज्योग्राफी की तरफ नहीं जाना है, ना ही हमें वर्ल्ड हिस्ट्री की तरफ आना है। क्यों ये छोटा सा कॉन्स्टेंटिनोपल जो है या फिर कुस्तुनतुनिया, उसका प्रभाव इतना ज्यादा क्या था, ये वर्ल्ड हिस्ट्री में हम नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे, ठीक है। बहरहाल मैं आपको बता रहा था कि यूरोप जो है उनको गर्म मसालों की जरूरत ज्यादा पड़ती थी और वो दक्षिणी पूर्वी एशिया के देश में ही मिलते थे। दक्षिणी पूर्वी एशिया के देश का मतलब ये दक्षिणी पूर्वी एशिया के देश हैं। ये एशिया है, ये पूरब का हिस्सा है एशिया का, और पूरब में भी दक्षिण का हिस्सा है। तो भारत जो है साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, और भारत सहित ये तमाम सारी जो चीजें हैं ये सब साउथ ईस्ट एशियन नेशन से आती हैं, और यहीं पर सबसे ज्यादा मसाले मिलते हैं, वो भी गर्म मसाले। गर्म मसाला इसको बोलते हैं, आप सब्जियों में इस्तेमाल करते हैं। जो आप लोगों के घरों में अचार रखा जाता होगा, और घरों में जब अचार रखा जाता है तो उसमें गर्म मसाले का इस्तेमाल किया जाता है, और ये एक विशेष कारण होता है जिसकी वजह से दादी माँ के बनाए हुए वो जो अचार होते हैं वो कई दिनों तक खराब नहीं होते, जबकि अलग से उसमें कोई भी केमिकल ना मिलाया जाए तब भी। ये तो आजकल केमिकल्स और तमाम सारी चीजें मिलती हैं उसमें तो होता है, लेकिन पहले क्या होता था, पहले आम का अचार वगैरह या किसी भी चीज का अचार रखते थे और वो महीनों सालों तक खराब नहीं होता था। मतलब आम के अचार तो सालों तक चलते थे। उसके पीछे विशेष वजह थी शुद्ध गर्म मसालों का प्रयोग और शुद्ध जो सरसों का तेल होता है उसका प्रयोग। ये सब इसी एरिया में ज्यादा मिलता था। इसकी यूरोप को भी बहुत डिमांड रहती थी, क्योंकि उन्हें भी अपने जो मीट मांस और ये तमाम सारी ऐसी चीजें हैं जिनको प्रिजर्वेटर्स के तौर पर यूज करना होता था, गर्म मसालों के लिए, गर्म मसालों को प्रिजर्वेटर्स के तौर पर यूज करना होता था, उनका भी इसलिए भी बहुत ज्यादा डिमांड होती थी। ये भी बात भी है। खैर हम उस कारणों में नहीं जाएंगे। बहरहाल, और फिर केवल मसालों का ही व्यापार करने तो भारत ही आते नहीं थे, या फिर इन देशों में आपको जूट भी बहुत मिलता था। इन देशों में आगे चल करके आपको पता चलेगा कि कपास बहुत ज्यादा मिलेगा। तो ये सब बहुत सारे रॉ मटेरियल्स इनको यहां पर मिलने वाले हैं, बाद में बात करेंगे इस पर। अब नए जलमार्ग की खोज की आवश्यकता हो गई। यूरोप को यह अच्छी तरह से मालूम है, और ब्रिटेन और उसके आसपास की जो महान कंट्रीज हैं जो रही हैं इतिहास में, उन सबको मालूम है कि इंडिया एक प्रॉस्पेरस कंट्री है, एक धनाढ्य देश है, धनवान देश है। और धनवान दो तरीके से है, न सिर्फ यहां पर प्राकृतिक संसाधन है, बल्कि सोना चांदी और मतलब उस तरीके से भी धनाढ्य है जैसे आप समझते हैं करेंसी के मामले में। हर तरीके से नेचुरली भी रिच है, और करेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वहां से भी बहुत रिच है ये कंट्री। और गर्म मसाले तो यहां से आसानी से मिल ही सकते हैं, इसलिए भारत से व्यापार करने की प्रबल इच्छा बनी ही रहेगी, भले ही 15वीं शताब्दी के आते आते तक ये मार्ग बंद हो जाएं। 15वीं शताब्दी के अंतिम 25 सालों में इस यूरोपियन कंट्री के कुछ लोगों ने कुछ भौगोलिक खोजें करनी शुरू की। कुछ भौगोलिक खोजें उन्होंने शुरू करी, और इन्हीं भौगोलिक खोजों के कारण इन यूरोपीय लोगों के द्वारा संसार के दूसरे देशों के साथ
जल मार्गों का कनेक्शन बना, जल मार्ग खोजे गए। और इस प्रयास में सर्वप्रथम यदि अगर किसी का हम नाम लें तो बार्थोलोम्यो डियास का नाम लिया जा सकता है। किसका नाम लिया जा सकता है? बार्थोलोम्यो डियास का। अब जरा देखिए इस पर, इस मैप पर नजर डालिए। ऐसा लग रहा है आज हम लोग हिस्ट्री नहीं थोड़ा ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। बार्थोलोम्यो डियास, नाम लिख देता हूं मैं, बार्थोलोम्यो डियास, DIAS, ये डियास। बार्थोलोम्यो डियास 1448 में आशा अंतरिक्ष द्वीप पहुंच गया। कहां पहुंच गया? इसी समुद्री जलमार्ग की खोज में कि यूरोप के मार्ग उसे खोजने को मिले। ठीक है। 1487 में ये अफ्रीका का जो सबसे अंतिम छोर है, ये वाला, इसको बोला जाता है आशा अंतरिक्ष द्वीप, केप ऑफ गुड होप। ये केप ऑफ गुड होप है जो अफ्रीका में इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। इतना सबको ध्यान रखना है, ये पॉइंट, ये नेम जरूर ध्यान रखना है। बार्थोलोम्यो डियास सबसे पहले यहां से चला और यहां से चल करके, ठीक है, ये पुर्तगाली है और इधर से चल करके ये साउथ तक पहुंचेगा। बार्थोलोम्यो डियास, पुर्तगाल मैंने आप लोगों को यहां पे छोटा सा पुर्तगाल बताया था, इंग्लैंड के पास में, इस जगह पर बताया था ना पुर्तगाल, इस जगह पर छोटा सा। जरा देखिए, ये देखिए यहां पर मैंने आपको बताया था कि पुर्तगाल है, छोटा सा पुर्तगाल, ये बताया, ये है पुर्तगाल। तो पुर्तगाल से चला, ठीक है, ये इस जगह पर छोटा सा पुर्तगाल है, इस पुर्तगाल से चला और पुर्तगाल से चल करके कुछ गलत जगह बता दिया शायद मैंने, नहीं वहां नहीं है, थोड़ा और नीचे करना पड़ेगा। यहां पुर्तगाल नहीं है, थोड़ा सा नीचे और लेकर के आएंगे, ये यहां पर है। अब यहां से चल करके ये अफ्रीका के किनारे 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 ऐसे करते हुए ये यहां पर पहुंच गया, इस जगह पर पहुंचा, ये आशा अंतरिक्ष द्वीप पर पहुंचा। इसी को आशा अंतरिक्ष बोलते हैं, इसी को केप ऑफ गुड होप बोलते हैं, इसी को क्या नाम है, आशा अंतरिक्ष कह लीजिए या उत्तर माशा कह लीजिए या तूफानी अंतरिक्ष, बहुत सारे नाम हैं इसके, ये सब यही है। इसके बाद कोलंबस स्पेन से चला, यहां पर स्पेन है, ये छोटा सा स्पेन आपको दिख रहा होगा इस जगह पर, यहां से स्पेन से कोलंबस चला, ये जो रेड कलर का दिख रहा है, कोलंबस चला यहां से। और कोलंबस जो है वो 1492 में चला। कब चला? 1492 में, यहां से इस जगह से कोलंबस चला 1492 में, और ये थोड़ी दूर तक तो अफ्रीका के किनारे गया, उसके बाद रास्ता भटक करके ये पूरब की तरफ, पश्चिम की तरफ निकल गया, और पश्चिम की तरफ निकल करके इसने अमेरिका की खोज कर ली। तो इसलिए आपको थोड़ा सा अमेरिका ध्यान रखना है। तो ये तो हो गया कोलंबस। कोलंबस वो जिसने अमेरिका की खोज करी, लेकिन अमेरिका की खोज नहीं करी, अमेरिका के व्यापारिक मार्ग की खोज करी, जल मार्ग की खोज करी। ये भाई साहब चाले वाले थे, बार्थोलोम्यो डियास जो है इधर, लेकिन ये इसके आगे जा नहीं पाए, यहीं तक रह गए, यहीं से लौट गए। बार्थोलोम्यो 1487 के करीब यहां से चला था, और लगभग इसके 10 साल बाद 1497 में वास्को डी गामा इसी पुर्तगाल से चला, इसी पुर्तगाल से ये बार्थोलोम्यो भी इसी पुर्तगाल से चले हैं, और इसी पुर्तगाल से वास्को डी गामा भी चलेगा। वास्को डी गामा 1497 में चला, और 1497 में चलते हुए उसका जो मार्ग हुआ, उसका मार्ग कुछ इस तरीके का हुआ, ये वाला, उसका मार्ग जो है ये वाला ऐसे गया,
ऐसे गया, फिर ये भी इसी तरह यहां पे पहुंच गया और उसी आशा अंतरिक्ष द्वीप पे पहुंच गया। लेकिन इसका ये किनारे किनारे वाला मार्ग ना होकर के इधर दूर वाला मार्ग हुआ। लेकिन वो यहां से और आगे भी बढ़ा, यहां से और आगे बढ़ता हुआ ऐसे होता हुआ, ठीक है, ये भारत जो है ये पहुंच गया, ये भारत पहुंचा। और भारत कब पहुंचा? 1498 में, 1498। वास्को डी गामा जो है इसी आशा अंतरिक्ष द्वीप से या उत्तर माशा द्वीप से या केप ऑफ गुड होप से, जहां से ये पहले पहुंचे थे, बार्थोलोम्यू जहां तक पहुंचे थे, उसको पार करते हुए और आगे, उसको और आगे पार करते हुए ये 20 मई 1498 को भारत पहुंच गया। कब पहुंच गया? 20 मई 1498। कौन पहुंचा? वास्को डी गामा। चला कब? 1497 में। भारत पहुंचने में एक गुजराती व्यापारी ने इस तट पे जब पहुंचा तो इस तट पे एक गुजराती व्यापारी ने इसका साथ दिया। इसका नाम था अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद नाम का, अब्दुल मजीद नाम का गुजराती व्यापारी था, गुजराती व्यापारी। इस व्यापारी से दिशा निर्देशन भी इसके आगे का लिया। खैर, बशर्ते हमको यह समझ में आ गया कि 1498 में फाइनली एक पुर्तगाल से चल करके व्यक्ति, एक नाविक यहां पहुंच गया भारत में। और जो ये भारत है आप देख सकते हैं, ये भारत का पश्चिमी तट है। पश्चिमी तट में केरल में पहुंचा, केरल में निकट वहां पर कालीकट बंदरगाह था, वहां पे पहुंच गया। इस प्रकार अंततः 1498 में वास्को डी गामा के द्वारा भारत के लिए व्यापारिक मार्ग, समुद्री व्यापारिक मार्ग खोज लिया गया। भारत में यूरोपियों के आने के क्रम में आपको इस प्रकार से पता चला कि सबसे पहले जो यूरोपीय भारत आए वो इस रूप में पुर्तगाली ही हुए। पुर्तगालियों के बाद डच आए, डच के बाद अंग्रेज, अंग्रेज के बाद डेनिश और फिर फ्रांसीसी आए। अंग्रेज की बात अगर हम करते हैं तो अंग्रेज डच के बाद भारत आए। लेकिन डच की बात करें तो डच की फैक्ट्री जो है, डच के बाद भारत आए, लेकिन डच की फैक्ट्री इंग्लैंड के बाद ही स्टैब्लिश हुई। खैर, इस पॉइंट पे इतना ज्यादा जोर नहीं देना है, ये हम लोग बाद में ही पढ़ लेंगे, डच की फैक्ट्री कब स्टैब्लिश हुई, पुर्तगालियों की फैक्ट्री कब स्टैब्लिश हुई। तो अब हमको ये समझ में आ गया अब हमको ये समझ में आ गया कि ओवरऑल जो ये मैप है, इस मैप के माध्यम से ये हमको ये व्यापारिक मार्ग समझ में आ गया है बहुत सारा, ठीक है। और दूसरे भी व्यापारिक मार्ग यहां पर बने हुए हैं, जैसे मैगलन का मैप देखेंगे तो मैगलन जो है पूरे विश्व का चक्कर, समुद्री चक्कर लगाते हुए ऐसे करके, फिर ऐसे करके समुद्री चक्कर पूरे विश्व का लगाते हुए ऐसे वापस आया था। तो पूरे विश्व का समुद्री चक्कर लगाने वाला यही मैगलन है, ठीक है। और मैगलन जो है वो स्पेन से चला था। खैर, इसको छोड़ते हैं, आगे चलते हैं, ये हमारे काम का चीज नहीं है। अब हम थोड़ी नजर यहां डाल लेते हैं, क्योंकि अब भारत आ गए यूरोपी, तो भारत की स्थिति भी देख लें कि भारत की स्थिति कैसी है, भारत में क्या क्या चीज कहां कहां है। ये भारत का मैप जरा देखिए। सबसे पहले भारत के इस दक्षिणी पश्चिमी तट के ऊपर जरा ध्यान देंगे, पश्चिमी तट के ऊपर ध्यान देंगे। ये खंबात की खाड़ी है, इस जगह पर ये जो अंदर पानी जा रहा है ये खंबात की खाड़ी है। यहाँ पर द्वीप है, यहाँ पर दमन है, यहाँ पर बसीन है, बसीन बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। सालसेट बंदरगाह है यहाँ पर, और ये है सूरत जगह, यहाँ पर ये सूरत है। ये आपको मालूम है यहाँ बंबई है, यहाँ गोवा है, यहाँ कन्नूर है, यहाँ कालीकट है, यहाँ कोचीन है। ये कालीकट है जहां पर ये 1498 में कौन पहुंच गया? वास्को डी गामा। ये पश्चिमी तट था। पूर्वी तट पे देखेंगे, पूर्वी तट पे ये आपका त्रावणकोर है, यहां पर एक छोटा सा फोर्ट बना हुआ है, फोर्ट सेंट डेविड। ये आपका पौंडीचेरी है, ये पौंडीचेरी है। ये आपका सेंथोम है, ठीक है, ये डचों का केंद्र है। फोर्ट सेंट जॉर्ज आपका यहां पर मिलेगा, ये नेल्लोर है। ये मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम जिसको बोलते हैं वो है। ये विशाखापट्टनम है। फिर इधर चले आएंगे थोड़ा बिहार की तरफ, तो बिहार में बहुत इंपॉर्टेंट जगहों को ध्यान रखना है। सेरामपुर का नाम आप पढ़ेंगे, चंदरनगर का नाम पढ़ेंगे, चिंसुरा का नाम पढ़ेंगे, हुगली का नाम पढ़ेंगे, पटना का नाम पढ़ेंगे, कासिम बाजार का नाम पढ़ेंगे। यहाँ फोर्ट विलियम है, इस जगह पर ये फोर्ट विलियम है, ठीक है, ये फोर्ट विलियम। इस तरीके से आप लोगों को ये फोर्ट विलियम कॉलेज देखने को मिलेगा इस जगह पर, ये फोर्ट विलियम है। तो भारत की स्थिति आपको समझ में आ गई। ये आपका गोलकुंडा है, ये मालूम है आपको, ये इसको हम लोग उत्तरी सरकार बोलते हैं, ये उत्तरी सरकार है।
यहाँ पर आपका हैदराबाद होगा, यहाँ पर आपका नीचे कर्नाटका होगा, यहाँ पर आपका मैसूर है, ये मैसूर का हिस्सा है, यहाँ पर आपका मराठों का हिस्सा है। तो ये इस तरीके से आपको ओवरऑल मैप भी मालूम है। तो अब हेडिंग डाल दीजिए पुर्तगाली। पुर्तगालियों के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ते हैं। ठीक है, ये मैप सबको समझ में आ गया। इस मैप की अभी आगे जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको दिखाऊंगा, समोत्रा वगैरह मैंने आपको दिखा रखा है पहले भी। ये मैप मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाई दिया था, उस पर सुमात्रा वाली जगह जो है अभी मैं दिखा दूंगा आपको बाद में। ये देख सकते हैं, ये इधर के कुछ हिस्से हैं जो मैंने आपको अभी दिखाने हैं थोड़ी देर में, थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा मैं इसको। ये सब हिस्से अभी थोड़ी देर में काम आएंगे और ये टेम्पल पे भी काम आएगा, और ये सब तो मैंने आपको बताया था। ठीक है, चलिए पुर्तगाली। देखिए कोई विद्यार्थी है जिन्होंने हैंड रेज कर दिया है, और जिस विद्यार्थी ने हैंड रेज किया हुआ है ये कोई नई स्टूडेंट नहीं है, ये पहले भी हमारे साथ यहाँ पर पढ़ते रहे हैं। 3-4 दिन में मैं इनका नाम कई बार सुन चुका हूँ। लेकिन आप सब लोगों को मालूम होना चाहिए, आप कितना भी हैंड रेज कर लो, अभी मैं सुनने वाला हूँ नहीं। मैं शुरुआत में ही सारी कंडीशंस बता देता हूँ, प्लीज आप मुझे फॉलो करने का प्रयास करें, नहीं तो बड़ी दिक्कत होगी। पुर्तगालियों की बात करें तो पहले पुर्तगाली अगर हम बात कर रहे हैं, पहले जो पुर्तगाली हैं वो ही हैं जो सबसे पहले भारत आए। पहले पुर्तगाली ही हैं जो सबसे पहले कहां आए, भारत आए। सबसे पहले पुर्तगाली ही हैं जो भारत आए, और यही पहले यूरोपीय थे जो भारत आए। भारत के लिए इन्होंने सीधे समुद्री मार्ग की खोज करी। वास्को डी गामा पहला इसमें नागरिक है, यह भी आपको मालूम है, पहला व्यक्ति है जिसने इसकी खोज करी है। 1498 में कालीकट के पास में ये पहुंचा है। कालीकट के पास में एक कप्पड़ दाबू बंदरगाह है, वहां पर उसने अपना बेड़ा उतारा। 1498 में कहां पहुंचा वास्को डी गामा? वास्को डी गामा कहां पहुंचा? कालीकट। और कालीकट पहुंच करके राजा वहां का जुमोरिन है। वहां का राजा कौन है उस समय? जुमोरिन। राजा जुमोरिन है जो यहां पर इसका स्वागत करेगा। जुमोरिन जो है एक हिंदू शासक है। जुमोरिन उसकी जाति, मतलब कह सकते हैं कि उपाधि भी है। तो उसने बहुत ही सद्भावपूर्ण तरीके से उसका स्वागत किया। लेकिन आपको मैंने बताया कि पुर्तगालियों ने इस व्यापारिक मार्ग की खोज इसलिए की क्योंकि तुर्की जो है, और तुर्की में ओटोमन साम्राज्य जो है, उस्मानिया साम्राज्य जो है, इसने यूरोपियों को भारत या फिर हम कह सकते हैं कि पूर्वी देशों के साथ, एशियाई देशों के साथ संपर्क नहीं करने दिया। इसलिए इसकी खोज हुई। स्वाभाविक सी बात है कि जो मुस्लिम साम्राज्य है वो जब कह सकते हैं तुर्की से लेकर के अरब तक, तो ये अरब के व्यापारी भी हुए, यही सब लोग ये अरबी व्यापारी हुए। तो जो यहां पर मैंने मैप दिखाया था, ये अरब सागर पर कंट्रोल इनका सबका हो गया। ठीक है, अरब सागर पर ये देख सकते हैं आप, ये इधर की ओर, इधर अरब सागर पड़ेगा आपका, इधर इसके आगे अरब सागर पड़ेगा। यहां पर देख लीजिए, ये अरब सागर है। अरब सागर की तरफ इन सब का प्रभाव ज्यादा पड़ गया, मतलब ये टर्की का, स्वाभाविक सी बात है। ठीक है, समझ में आ रही कि नहीं बात? ये देखिए यहाँ पर ये टर्की यहाँ पूरा इधर तक आ चुका है, पर्शियन गल्फ तक आ चुका है, और पर्शियन गल्फ जाकर के सीधा अरब सागर में मिलती है। तो ये अरबी व्यापारियों का पूरा कंट्रोल हो गया कि वो पूरब के साथ व्यापार करते थे। ठीक है, वो पूरब के साथ क्या करते थे? व्यापार करते थे। और मैंने आपको बताया कि जब वो पूरब के साथ व्यापार करते होंगे, जब ये अरब से आने वाले व्यापारी जब भारत में पूरब के साथ व्यापार करते होंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि ये अरब सागर है आपका, ये अरब सागर है, तो ये भी भारत में इन्हीं जगहों पर आकर के व्यापार करते होंगे। यही सब व्यापारिक सेंटर इनके भी रहे होंगे, जो यहां पर हमको दिख रहे हैं, ये इन जगहों पर। भाई अरब सागर ये है ना, यहां से तो ये लोग भी इन जगहों पर व्यापार करेंगे, और जो पश्चिम से आएगा वो भी इन्हीं जगहों पर आकर के पहले व्यापार करेगा। तो उधर से जो यूरोपीय आया, जब यूरोपीय इधर से नहीं आ पाए, जब इधर से आए, तो इनके तो पहले ही ये सब दुश्मन है ना। ये अरबी व्यापारी तो यूरोपीय व्यापारियों के दुश्मन हो गए ना एक तरीके से। मित्र होते तो वो पहले वाले रास्ते को ही अपना करके आते। तो जब इन्होंने यहां पर इनका स्वागत किया, तो ये बात अरब व्यापारियों को पसंद नहीं आई।
मतलब ये बताना चाह रहा हूं मैं, अरब व्यापारियों को ये बिल्कुल रवैया पसंद नहीं आया। कालीकट में कुछ ऐसे अरब व्यापारी थे जिन्होंने मतलब वैमनस्यपूर्ण तरीके से, जिन्होंने एक जलनखोर वाला जो तरीका होता है उस तरीके से इससे मुलाकात करी। वास्को डी गामा जब भारत आया था तो पुर्तगाल में उस समय जो शासक है उसका नाम था डॉन हेनरिक। उसे प्रिंस हेनरी की संज्ञा दी जाती है, डॉन हेनरिक या प्रिंस हेनरी। प्रिंस हेनरी, प्रिंस हेनरी द नेविगेटर के नाम से इसको जानते हैं, द नेविगेटर। तो जो प्रिंस हेनरी द नेविगेटर है, इसके समय ये राजा है उस समय पुर्तगाल का, और उसी के कहने पर यहां पर आया था। अब इसके पीछे भी अजीबोगरीब तरीके की कहानी है, मैं उसके पीछे नहीं जाने वाला हूं। उसकी भी थोड़ी धार्मिक टाइप की कहानी है कि कुछ लोगों ने, ईसाई लोगों ने कहा कि तुमको जो है पूर्वी देशों में ये वो करना चाहिए, ईसाई धर्म का प्रचार करना चाहिए, तो तुम वहां पर पहुंचो। तो इसीलिए इसने अपने प्रतिनिधि के तौर पर वास्को डी गामा को पूरब भेजा था और वो पूरब में आकर के भारत में मिला। खैर, जब 1498 में ये वास्को डी गामा भारत आया, इसका स्वागत किया गया और ये कुछ दिन रह करके यहां से जब वापस गया तो अपने साथ बहुत सारा मसाला लेकर के गया। कहते हैं काली मिर्च और दूसरे गर्म मसाले जो थे वो लेकर के गया था। और जितने भी मसाले लेकर के वो यहां से गया, उन्हें यूरोप के व्यापार में बेचा। लौटते समय क्या हुआ? लौटते समय मसाले ले गया। और जब मसाले ले गया तो इन मसालों को उसने यूरोप में बेचा। यूरोप में इन मसालों को बेचा, और बेचा तो जितना यहां से ले गया था वो यूरोप में बेच करके वहां से उसका 60 गुना मुनाफा कमाया। 60 गुना मुनाफा। और जब ये 60 गुना मुनाफा कमाया तो ये बात यूरोप में जंगल में आग की तरफ फैल गई। अरे बाप रे बाप, लोगों को लग रहा था कि इतना दूर जाएगा, इतना पैसा खर्चा किया, इतना सब कुछ किया, क्या इतना लंबा रूट से उसको व्यापार मिलेगा। लेकिन उसे पता चला कि वो सब जो भी आने जाने का खर्चा और ये सब जो भी चीजें थी, ये इसको जो है उन जमीनी खर्चों से सस्ती पड़ी। और भारत में यूरोप में आकर के जो भी चीज भारत से ले गया था उसको 60 गुना ज्यादा मुनाफे में उसने बेच दिया। तो किसी व्यापार में अगर 60 गुना मुनाफा मिल रहा हो, जबकि आप व्यापार भी ना कर रहे हो, केवल घूमने फिरने गए थे, सोचिए जब व्यापार की इच्छा से जाएंगे तो कितना मुनाफा कमाएंगे। अभी तो केवल मिलने गए थे। तय हुआ। अब ये आप देख सकते हैं 1498 की बात है, यानी 15वीं शताब्दी लगभग खत्म होने वाली है, 2 साल और रह गया है। 15वीं शताब्दी वर्ष में, यानी वर्ष 1500 में, ये पहला तो वास्को डी गामा 1498 में ये कैंपेन लेकर के आया और भारत जो है पहुंचा। लेकिन दूसरा अभियान जो है वर्ष 1500 में, दूसरा अभियान पुर्तगाल से चला। वर्ष 1500 में द्वितीय अभियान, दूसरा अभियान जो है वो भी चला। कहां से? वहीं पुर्तगाल से। और जो लेकर के आया था उसका नाम था पेड्रो अल्वारेज। पेड्रो अल्वारेज। ये वर्ष 1500 में चला और तकरीबन अपने साथ में 13 जहाजों को लेकर के गया। कितने जहाज लेकर के चला? 13 समुद्री जहाज। 13 समुद्री जहाज, यानी एक बड़ा जहाजी बेड़ा जो है वो लेकर के वो पुर्तगाल से चल पड़ा है। पेड्रो अल्वारेज, इसको कैब्रोल के नाम से भी जाना जाता है। कैब्रोल, कैब्रोल। तो इसे कैब्रोल, कैब्रेल ऐसे करके भी नाम दिया जाता है। अब जरा इसके बारे में देख लेते हैं एक बार, इसका मार्ग कैसा था। इसका मार्ग कैसा था वो भी देख लेते हैं। देखिए, अब कैब्रल जो चला है वो चला है 1500 में, और कैब्रल भी यहीं पुर्तगाल से चला। ऐसे ये चला कैब्रल, ऐसे करके चला, ऐसे ऐसे गया पहले अफ्रीका, साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका से फिर अफ्रीका आया, और अफ्रीका से फिर ये ऐसे करता हुआ और ये ऐसे पहुंचा कैन्नौर के आसपास। थोड़ा मैंने ज्यादा नीचे एरो बना दिया इसका, लेकिन आप समझ गए होंगे। ये रूट इसने अपनाया। ये कैब्रल का रूट है, कैब्रल।
अल्वारेज यही है, यही अल्वारेज है, यही कैब्रॉल है। ये 1500 में चला, ये कब चला? 1500 में चला और 1501 के आसपास ये भारत पहुंचा। ठीक है, तो दूसरा अभियान, पहला अभियान वास्को डी गामा 1497 में लेके चला था, 1498 में पहुंचा, 1500 में चला था ये कैब्रॉल। लेकिन जब कैब्रॉल भारत से की ओर व्यापार के लिए चला तो इसका अरब व्यापारियों के, मैंने आपको बताया ना, जब वास्को डी गामा आया था तो अरब व्यापारियों ने इसका सही सम्मान नहीं किया, उनके साथ जलनखोरी रखी। और जब दूसरा आएगा तो बिल्कुल ही वो, मतलब जलस इतना ज्यादा होगा उनके अंदर कि क्या ही बताएं। तो उनके संघर्ष हो गए अरब व्यापारियों के साथ, भीषण संघर्ष हुए। लेकिन इस संघर्ष में अरब व्यापारी पराजित हुए। तो आपको ध्यान रखना है, पेड्रो अल्वारेव के इनके अरब व्यापारियों के साथ क्या हुए? अरब व्यापारियों के साथ संघर्ष हुए। और इसमें पराजित कौन हुआ? अरब पराजित हुए, अरब व्यापारी पराजित हुए। क्लियर यहां तक? ये सबको स्पष्ट हो गया होगा। अरब व्यापारी जो है वो पराजित हुए। अरबों को पराजित करने के पश्चात कैब्रॉल जो है वो कोचीन और कैन्नौर पहुंचा और वहां के जो रूलर्स, इंडियन रूलर्स थे, उनके साथ में उसने मित्रवत व्यवहार किया। जो भी क्षेत्रीय छोटे मोटे सामंत या राजा वगैरह थे वो सब। तो कोचीन और कैन्नौर के बारे में मैंने मैप दिखाया था आपको, दिखाया था कि नहीं? देखिए, एक कोचीन है, ये कैन्नौर है। इन जगहों पर संपर्क स्थापित किया है। किसने किया है? जल्दी से नाम बताइए उसका। किसने संपर्क स्थापित किया इन जगहों पर? ये स्थापित किया कैब्रॉल ने। यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। बाद में उसको ये महसूस हुआ, थोड़े समय बाद, शुरुआत में तो आया ही है, अरब व्यापारियों के साथ झगड़ा हुआ, फिर वो भारतीय व्यापारियों के साथ हाथ मिलाना शुरू किया, दोस्ती बनाना शुरू किया। लेकिन जब थोड़े दिन वो यहां रुका तो उसको बहुत जल्द ही एक चीज उसने भांप ली, एक चीज उसको पता चल गई। और वो क्या थी? उसे पता चला कि यहाँ के जो क्षेत्रीय राजा हैं ये सब आपसी विवाद में उलझे रहते हैं। अभी अभी ये यूरोपीय आया था और अभी अभी ही उसे पता चल गया कि हमारे घर में झगड़ा होता रहता है। इसीलिए बड़े बूढ़े हमेशा कहते हैं, कभी भी ऊंची आवाज में घर में बात ना करो। जितना भी विवाद हो उसे शांत मन से सॉल्व करना चाहिए, कभी भी उसमें झगड़ा नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपसी विवाद जब होगा और यदि अगर उस समय घर में तुम्हारे कोई मेहमान आ जाएगा, निश्चित तौर पर तुम्हारे घर को वो बर्बाद करके जाएगा और तुम्हें लगेगा कि वो तो मेरा मित्र बन करके आया था। क्योंकि वो किसी एक का पक्ष ले लेगा, कभी किसी दूसरे का पक्ष ले लेगा। इसीलिए बड़े बूढ़े हमेशा कह करके गए हैं कि कभी भी विवाद ऊंची आवाज में नहीं होना चाहिए। विवाद एकदम शांत मन से होगा तो शांत रहेगा। खैर, ये पुरातन विचार हैं, लोगों ने आधुनिक होकर के इन विचारों को त्याग दिया है। मैं आपको रूढ़िवादी विचारों को नहीं सिखा रहा हूं, मन में विचार आया तो बता दिया, आप चाहें तो इग्नोर मार सकते हैं। इन आपसी विवाद का लाभ उठा करके इसने इन राजाओं के बारे में जब जान लिया कि ये तो यार आपस में झगड़ते रहते हैं, तो कभी किसी का साथ दे करके इसने भारत में अपना अधिकार करने का प्रयास किया। और इस विचार को उसने पुर्तगाली सम्राट को बता दिया कि यदि अगर हम व्यापार करने के साथ साथ इस देश में इसकी राजनीति में हस्तक्षेप भी करेंगे तो हमारा व्यापार दुगना चौगुना फल सकता है। और आगे जब पुर्तगाली भारत आए तो उन्होंने इसी नीति का पालन किया, इसी नीति का पालन किया। 1502 में वास्को डी गामा फिर से भारत आया। 1502 में वास्को डी गामा पुनः भारत आया। और जब वास्को डी गामा दोबारा भारत आया 1502 में, तो इसने भारत में आकर के अपनी पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश करी। कहां स्टैब्लिश करी? 1503 में कोचीन में। 1503 में कोचीन में इसने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित कर दी। कोचीन देखना चाहेंगे?
इसमें है क्या, ये है कोचीन। हालांकि इसमें वर्ष जो है वो अंग्रेजों के लिए लिखा हुआ है, लेकिन आप कोचीन देखिए, ये जगह, इस जगह पर 1503 में पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश कर ली। और पिछला मैच देख लीजिए, यहां पर चले आइए, यहां पर ये कोचीन 1503 पुर्तगाली फैक्ट्री पहली, फर्स्ट। 1505 में उसने दूसरी फैक्ट्री स्टैब्लिश करी कोन्नूर में। कोन्नूर कहां है, ये है 1505 पुर्तगाल, सेकेंड फैक्ट्री, पुर्तगाल, पी फॉर पुर्तगाल, ठीक है। 1505 कोचीन, माफ कीजिएगा कुन्नूर, इन दो जगहों पर उसने फैक्ट्री स्टैब्लिश करी। लिखते चलिएगा सब कुछ, ठीक है। ईयर्स डिफरेंट क्यों है, मतलब ईयर्स डिफरेंट क्यों, मतलब आप चाहते हैं एक ही साल में सब जगह फैक्ट्री स्टैब्लिश हो जाए, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो डिफरेंट होंगे ही, धीरे धीरे करेगा ना काम, ठीक है। तो 1502 में वास्को डिगामा में पुनः भारत, वास्को डिगामा फिर से भारत आया, 1503 में कोचीन, और 1505 में कैन्नूर या कैन्नूर फैक्ट्री स्थापित करी, फैक्ट्री स्थापित। तो ये एक और पॉइंट था जो इंपॉर्टेंटली आपके दिमाग तक पहुंच गया होगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। पुर्तगाली पूरब के साथ में यूरोप का जो व्यापार था, उस व्यापार पर मोनोपोली करना चाहते थे। उन्हें यह मालूम था कि जब हमने व्यापार शुरू किया है तो यूरोप के दूसरे देश भी छटपटा रहे हैं, निश्चित तौर पर वे भी हमें फॉलो करेंगे और पूरब के साथ इसी मार्ग का उपयोग करेंगे। लेकिन जल्दी जल्दी करके हमें ऐसा कर लेना चाहिए कि इस मार्ग पर हमारा ही आधिपत्य हो जाए। जैसे उस स्थल, पुराने स्थल और पुराने जलमार्ग पर ऑटोमन साम्राज्य की मोनोपोली हो गई, मोनोपोली मतलब एकाधिकार हो गया, उसी तरह से ये पुर्तगाली चाहते थे कि हमने मार्ग खोजा है तो हमारा भी इस व्यापारिक मार्ग पर एकाधिकार होना चाहिए। एकाधिकार बना रहे, इसके लिए विधिवत कार्यप्रणाली शुरू की गई, और इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए पुर्तगाल से वन बाय वन वायसरायज भेजे जाने शुरू किए गए। गवर्नर जिसको बोल सकते हैं, वो वायसराय गवर्नर भेजे जाने शुरू किए गए। इस क्रम में सबसे पहले भेजा गया फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ये पहला पुर्तगाली गवर्नर होगा जो भारत में गवर्नर बनकर के आएगा। पहला पुर्तगाली व्यक्ति होगा जो भारत में क्या बनकर के आएगा, गवर्नर बनकर के आएगा। 1505 से लेकर के 1509 तक ये भारत में पुर्तगाली गवर्नर बना। हालांकि पुर्तगाल की सरकार ने यह तय किया कि हम हर 3 साल के लिए एक पुर्तगाली गवर्नर भेजेंगे, लेकिन लगभग 3 साल के लिए, ठीक है, लगभग 3 साल, मतलब कोई 3 साल रहा, कोई 4 साल रहा, ऐसे शुरुआत में आप देखेंगे तो रहे। तो मैंने आपको अभी तक क्या बताया, मैंने आपको बताया 1498 में वास्को डी गामा भारत आया, उसके बाद 1500 में पेड्रो अल्वारेज कैब्रॉल भारत आया, उसने अरब के साथ संघर्ष करते हुए ने हराया। भारत में उसने देखा कि स्थिति ठीक नहीं है, इसका लाभ उठाया जा सकता है, लाभ उठाने की बात उसने अपने देश में कही। देश ने इस बात को समझा और जल्द ही 1502 में वास्को डी गामा फिर भारत आकर के 2 जगहों पर शीघ्र फैक्ट्री स्टैब्लिश कर देता है, और सरकार तय करती है कि हमें वहां पर गवर्नरशिप शुरू कर देनी चाहिए। इसी क्रम में वास्को डी गामा एक बार और भी भारत आया। जब हम वास्को डी गामा की बात कर रहे हैं तो इसको यहीं पे ही समअप कर लेते हैं, खत्म कर लेते हैं। 1502 में वास्को डी गामा आया, उसके बाद ये 1524 में भी आया तीसरी बार। 1524 में तीसरी बार वास्को डी गामा, केवल वास्को लिख दें चलेगा, तीसरी बार वास्को भारत आया। तो पहली बार कब आया, 1498 में, लिखा नहीं क्या मैंने, 1498 में भारत आया। दूसरी बार भारत कब आया, 1502 में,
तीसरी बार कब आया? 1524 में। 1524 में जब आया तो ये गवर्नर बनकर के आया था, गवर्नर बनकर। जैसे आप देख रहे हैं पहला गवर्नर बनकर के फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आया है, वैसा ही ये भी गवर्नर बनकर के आया 1524 में। लेकिन 1524 में ही इसकी मृत्यु हो गई। इसी वर्ष इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और इसे भी 1524 में जब इसकी मृत्यु हो गई तो इसको भारत में ही दफना दिया गया, कोचीन में इसकी डेथ हो गई। ठीक है, तो कोचीन में इसकी डेथ हो गई। खैर ये वाला पॉइंट तो वास्को डी गामा वाला खत्म हुआ, लेकिन अब हम यहां पर शुरू करने वाले हैं फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, पहला पुर्तगाली गवर्नर। पुर्तगाल से भारत के लिए यह पहला गवर्नर आया। उद्देश्य क्या होगा मैंने आपको बताया ही है, व्यापारिक एकाधिकार। व्यापारिक एकाधिकार ऐसा हो कि सुरक्षित हो और उस पर कोई दूसरा व्यक्ति आए तो उसकी चल ना पाए। इसलिए दक्षिणी पूर्वी एशिया के व्यापार को वो सुरक्षित करना चाहता था। उद्देश्य इसका क्या है? दक्षिणी पूर्वी एशिया के साथ एशिया का व्यापार क्या कर सके? ये व्यापार सुरक्षित कर सके, सुरक्षित रख सके, इसके लिए उसने विचार किया। ये पॉलिसी के अंदर उसने अपनी लेकर के आया। अब वो कैसे सुरक्षित रखेगा, इसके लिए एक नीति का पालन किया जिसको कहा गया शांत जल नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी। इसकी नीति क्या कहलाई? इसकी नीति कहलाई शांत जल नीति। कहीं नीली जल नीति भी लिखा रहता है क्योंकि हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया था उसको ब्लू वाटर पॉलिसी। आपसे पूछा जाए ब्लू वाटर पॉलिसी किसकी है तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की है। ब्लू वाटर पॉलिसी उसने अपनाई। अब ये ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी? ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब यह है कि आप सोचिए कि अगर दूसरे व्यापारी आएंगे उस मार्ग से और व्यापार करेंगे और कोई रेगुलेशन यदि अगर नहीं होगा तो जिसका जैसे मर्जी है वैसे व्यापार करेंगे, जैसे मर्जी वैसे आ रहे हैं वैसे जा रहे हैं और जितना मर्जी ले जा रहे हैं, तो फिर इनकी मोनोपोली कैसे रह जाएगी? कैसे इनका एक अधिकार रह जाएगा? तो ये इसको चेंज करना चाहते थे। ये कोई भी आएगा कोई भी जाएगा तो एक दूसरे की उन्नति को देख करके आपस में जलन होगी, ईर्ष्या होगी, उस ईर्ष्या के कारण टकराव होगा, लड़ाई झगड़े होंगे। तो जो जल है, जो व्यापारिक मार्ग है, वो तो जल मार्ग हो गया है, तो वो जल मार्ग अशांत हो जाएगा। तो ये उस जल मार्ग को शांत करके रखना चाहते हैं। शांत तभी होगा जब हम समुद्र में भी पावरफुल रहेंगे। तो ब्लू वाटर पॉलिसी बेसिकली इस बात का निर्धारण करती है कि ये चाहते हैं कि हम समुद्र में भी पावरफुल बने रहें, समुद्र में भी क्या करे रहें? पावरफुल बने रहें। हिंद महासागर का जो पूरा एरिया है उस पर हम अपनी पकड़ बना करके रखें। अब इस उद्देश्य से क्या किया गया उसको पहले जरा समझिए। इसी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने इसी सब उद्देश्य की पूर्ति के लिए 1505 में आजाविंडा जगह अभी मैं आपको दिखा देता हूं। आजाविंडा 1505 में आजाविंडा, और इसी वर्ष कन्नूर कह लीजिए या कैन्नूर कह लीजिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने नाम आपको बताया था। और इसी वर्ष किलवा, इन जगहों पर फोर्टिफिकेशन शुरू कर दिया। इन जगहों पर उसने क्या कर दी? दुर्ग बनाने शुरू किए। दुर्ग बनाए। देखते हैं मेरे पास जो मैप है उसमें इन जगहों के नाम हैं कि नहीं है। कोई जरूरी नहीं कि ऐसे नाम हो, क्योंकि अटपटे नाम है, जल्दी मिलते नहीं है, पर मैं कोशिश करूंगा कि मिले। इसने जो है क्या किया, आजाविंडा में, कन्नूर में और किलवा में जगह बनाया। तो इसमें भाई आजाविंडा तो कहीं बना नहीं है, तो आप ऐसे ही मान लीजिए कि आजाविंडा साउथ में एक जगह है। ठीक है, इसको मैप में तो मैं नहीं दिखा पाया क्योंकि मैप में शायद कहीं बना नहीं है। मैं या तो रखना भूल गया वो मैप जिसमें बना हुआ था, किसी में था। आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, पर कोई बात नहीं। आई होप कि काफ़ी सारे मैप मैंने आपको दिखा रखे हैं, तो वो सब रहेगा आपके मन में। तो इन सब जगहों पे उसने क्या कर दिया, 1505 के आसपास तक क्या कर दिया उसने, ये सब जगह पर फोर्टिफिकेशन इसने कर डाला।
अगला अपना जो कार्यकाल है उसको आगे बढ़ाते हुए 1509 ईस्वी में उसने कई और जगहों पर अपनी मजबूती को बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन 1509 में कुछ अरब व्यापारी थे जिन्होंने इसके ऊपर हमले बोलने की कोशिश करी, और इसके लिए भी यह जरूरी था कि दूसरे यूरोपीय व्यापारियों के साथ साथ इसके जो परंपरागत दुश्मन हैं, जो अरब के व्यापारी हैं, उनको भी ये पराजित करे। इसलिए इसी अल्मीड़ा ने गुजरात में कुछ अरब व्यापारी थे, वो सब उन्होंने गुजरात के शासकों का साथ लिया। तुर्की को मैंने आपको बताया ही है कि ये इनके बिल्कुल जो है अपोज में है। और मिस्र, ये सब जो लाल सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर, भूमध्य सागर तो चलो ठीक है और पीछे का हो गया, लेकिन लाल सागर, फारस की खाड़ी, अरब सागर का सबसे ज्यादा इस्तेमाल यहीं के व्यापारी करते थे। तो जब इन लोगों ने देखा कि ये साउथ में, पश्चिम में, दक्षिण के पश्चिमी भाग में जो है ये अपने आप को एस्टैब्लिश करता हुआ चला जा रहा है, तो इन लोगों ने इनको जो है इनके ऊपर आक्रमण किया, संयुक्त आक्रमण किया अल्मीड़ा के ऊपर। और अल्मीड़ा ने इनके संयुक्त जहाजी बेड़े को पराजित कर दिया। बेड़े को क्या किया? पराजित कर दिया। तो ये हुआ, यहां पर ये युद्ध हुआ 1509 में, जिसको इसने जीत लिया। और इस विजय से उससे क्या मिला? इस विजय के कारण उसे, मतलब पुर्तगाली जो नौसेना है, यानी ये पुर्तगाल के जो लोग हैं, इनको हिंद महासागर में ये सबसे ज्यादा पावरफुल हो गए। अब आप ये इमेजिन ही कर सकते हैं कि ये वाला जो हिस्सा है हमारा, ये वाला जो इधर वाला हिस्सा है, ये भारत का, उधर को छोड़ देते हैं, ये पाकिस्तान की तरफ चला जाता है। ये आपका क्या है? ये है आपका अरब सागर। ये क्या है? आपका अरब सागर है। ये अरब सागर है। तो ये अरब सागर है, और आपको मालूम है कि ये सब हिंद महासागर का हिस्सा है। फिर नीचे जो है ये सब, तो ये जो पूरा का पूरा एरिया है, इस पे इनका क्या हो गया? इधर वाले पूरे जल मार्ग पर इनका एकदम एक छत्र सा राज हो गया। ये आने वाले समय में हिंद महासागर जो था, वो कई सारे व्यापारी जो है उसको पुर्तगाली महासागर के रूप में बोलना शुरू कर चुके थे। इतने ज्यादा पावरफुल हुए, पुर्तगाली महासागर उसको बोल रहे हैं, हिंद महासागर को। बात समझ में आया कि नहीं आई? यहां तक की पॉइंट। तो इसने 1505 से लेकर के 1509 तक न सिर्फ दुर्गबंदी करी, बल्कि विरोधियों को हरा करके शांत जल नीति यानी ब्लू वाटर पॉलिसी का प्रयोग करते हुए एक बड़ा जो सुरक्षित जल का एरिया है उसे बना लिया, सुरक्षित जल का एरिया बना लिया। इसके बाद दूसरा पुर्तगाली गवर्नर आया 1509 में। 1509 में दूसरा पुर्तगाली गवर्नर आया, और उसका नाम क्या हुआ? अल्फ्रांसो दी अल्बुकर्क। अल्फ्रांसो दी अल्बुकर्क, ये दूसरा पुर्तगाली गवर्नर हुआ 1509 से 1515 तक। अल्फ्रांसो दी अल्बुकर्क। देखा जाए तो पुर्तगाली साम्राज्य को सुरक्षित कर दिया है कहीं ना कहीं अल्मीड़ा ने, फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा ने। लेकिन अल्बुकर्क क्या करेगा? इसका विस्तार बहुत तेजी के साथ करेगा। कहते हैं कि भारत में पुर्तगाली साम्राज्य की वास्तविक नींव इसी ने डाली। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य की वास्तविक नींव जो है किसने डाली? ये इसी ने डाली, अल्फ्रांसो दी अल्बुकर्क ने डाली। अल्फ्रांसो दी अल्बुकर्क
अगर हम बात करें तो गवर्नर बनकर के 1509 में आया था, लेकिन ये 1509 से पहले भी भारत आ चुका था। 1503 में ये पुर्तगाली 1503 ईस्वी में ही ये एक जहाजी बेड़े का, पुर्तगाली जहाजी बेड़े का नायक बनकर के आया था, और 1503 में ही आकर के इसने पहला जो दुर्ग है उसका निर्माण करवा दिया था। अब इस पॉइंट को जरा देखिए यहां पर, ये वाले पॉइंट को। 1502 में वास्को डी गामा आया, 1503 में कोचीन में दुर्ग का निर्माण किया। तो वही 1503 का ये समय है जिस समय ये जो दूसरा पुर्तगाली गवर्नर है, उस समय गवर्नर की हैसियत से नहीं, जहाजी बेड़े के कमांडर के तौर पर ये आया था, और उसी समय 1503 में कोचीन में पुर्तगालियों का पहला दुर्ग का निर्माण कराया था। तो उसको आप जोड़ सकते हैं वास्को डी गामा के साथ में वहां पर। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं? ये पहले 1503 में भारत आ चुका था, पहले 1503 में भारत आ चुका था, लेकिन तब ये गवर्नर बन के नहीं आया था। तब ये क्या बनकर के आया था? जहाजी बेड़े का नायक बनकर के, बेड़े का नायक बनकर, कमांडर बनकर। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? छोटा सा पॉइंट है, एक्स्ट्रा कहीं पे फिट कर लीजिए, फिट हो जाएगा। तो 1503 में उसने कोचीन में अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश कर ली, फैक्ट्री कह लीजिए, दुर्ग कह लीजिए, एक ही बात है सब। 1509 में भारत में यह पुर्तगाली गवर्नर नियुक्त हुआ, और 1510 में यानी एक ही साल के पश्चात उसने गोवा पर अधिकार कर लिया। 1510 में इसने क्या कर लिया? 1510 में गोवा पर अधिकार, गोवा बंदरगाह था उस समय बहुत प्रसिद्ध, उस पर अधिकार कर लिया। और आपको मैं बता दूं कि जब आप विजयनगर साम्राज्य पढ़ेंगे तो वहां पर विजयनगर साम्राज्य के समय में जब आप पढ़ रहेंगे, तालीकोटा का युद्ध जब पढ़ेंगे, तो उसमें आदिल शाही राजवंश के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आदिल शाही, बीजापुर के एक आदिल शाही सुल्तान थे, ठीक है, बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान थे, यूसुफ आदिल शाही उनका नाम था। बीजापुर के यूसुफ आदिल शाही, इनके बारे में आप मेडिवल इंडियन हिस्ट्री में पढ़ेंगे, तो मॉडर्न में पढ़ने की इनकी जरूरत नहीं है अभी। फिलहाल आपको यह समझना है कि इन्हीं को हरा करके गोवा पर अधिकार किया था। इनका बहुत पसंदीदा ये बंदरगाह था यूसुफ आदिल शाही का, लेकिन उस पसंदीदा बंदरगाह को इसने छीन लिया, इनसे हरा दिया। इन्हीं के अधीन था पहले। और इससे यह साबित हो जाता है कि पुर्तगाली जो कि अभी हाल ही में 1500 में भारत आए थे, 10 यानी एक ही डेकेड के अंदर, एक ही दशक के अंदर विदेश से आने वाले ये पुर्तगाली भारत में वर्षों से स्टैब्लिश लोगों को हटा करके अपने दुर्गों का अपनी मर्जी से इस्तेमाल न सिर्फ स्टैब्लिश करते हैं बल्कि इस्तेमाल भी करते हैं, और दूसरे व्यापारियों के साथ युद्ध में पारंगत भी होते हैं। पुर्तगाल भारत की सबसे बड़ी जल शक्ति बन चुका था अब तक। जितना भी वेस्टर्न कोस्टल रीजन से लेकर के वेस्टर्न ओशियन वाला जितना भी पार्ट था, पश्चिमी ओशियन का जितना भी पार्ट था, पश्चिमी समुद्र का जितना पार्ट था, वो सब पुर्तगाली समुद्र के नाम से जाना जाने लगा था। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अब वास्तविक रूप में गोवा जो है इनकी व्यापारिक राजधानी के रूप में एस्टैब्लिश होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे करके 1511 ईस्वी में अल्बुकर्क ने मलक्का पर अधिकार कर लिया। 1511 में कहां पर अधिकार कर लिया? मलक्का। ये सब किसके बारे में हो रहा है? अल्फ्रांसो दी अल्बुकर्क के बारे में हो रहा है। 1515 में उसने फारस की खाड़ी में होम्बुर्ज, 1515 में होम्बुर्ज, ये भी बंदरगाह था, फारस की खाड़ी में है ये, फारस की खाड़ी में, उसको भी जीत लिया। यानी अरब व्यापारियों के भी घर में घुस रहा है अब उल्टे रूट से। उधर से तुम नहीं आने दे रहे तो तुम इधर से ऐसे प्रवेश करेंगे।
होमबुर्ज कह सकते हैं, कहीं होमबुर्ज या होमर्स ऐसे कुछ नाम है, होमबुर्ज नाम है ऐसे, जो होमबुर्ज लिख लीजिए, होमबुर्ज। तो 1511 से 15 के बीच में ये सब काम किया उसने। लेकिन वो सोचने लगा कि कितना अच्छा हो कि भारत में पुर्तगालियों की स्थिति और मजबूत हो। पुर्तगालियों की स्थिति मजबूत करने के लिए पुर्तगालियों की संख्या यहां पर अधिक होनी चाहिए। भारत में स्थायी रूप से बसने के उद्देश्य से, पुर्तगालियों को स्थायी रूप से बसाने के उद्देश्य से इसी अल्फ्रांसो दी अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों को इस बात के लिए मोटिवेट किया कि वे इंडियन विमेंस के साथ मैरिज करें, विवाह करें, भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करें और विवाह कर यहां पर पुर्तगाली जो वंश है उसको बढ़ावा दें। तो कई बार ये छोटा मोटा पॉइंट भी आपके दिमाग में रहना चाहिए। बसने, पुर्तगाली बस जाए यहां पर, बसने के दृष्टिकोण से या उद्देश्य से स्वदेशवासियों को भारतीय महिलाओं से व्यापार, माफ कीजिएगा ये तो गलत शब्द हो गया, क्योंकि व्यापार ही दिमाग में चल रहा है तो बार बार इसीलिए व्यापार शब्द यहां पर आ गया। भारतीय महिलाओं से विवाह के लिए प्रोत्साहित किया, ये भी इसने काम किया। अब ये काम करने के अलावा एक और इंपॉर्टेंट काम है जो आपको इसमें लिखना है। इसने भारत में सती प्रथा को बंद किया, मतलब बंद करने का प्रयास किया। बंद किया का मतलब बंद करने का प्रयास किया, बंद करवा दिया। जिस क्षेत्र में रहता था वहां पे कहता था सती प्रथा नहीं होगी। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो सती प्रथा को बंद करने का प्रयास इसने किया है। अपनी जनसंख्या को यह भारत में बढ़ाना चाहता है, इसलिए भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए यूरोपियों को या पुर्तगालियों को प्रोत्साहित कर रहा है। तो यह भी एक पॉइंट है आपको ध्यान रखना है, यह भी एक पॉइंट है ध्यान रखना है। और तीसरा एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, मुस्लिम जो भारतीय हैं, मुस्लिम जो भी थे, मुस्लिमों को अधिक परेशान किया। अब मुस्लिमों को अधिक परेशान करने की एक वजह थी कि अरब व्यापारियों से इसकी बनती नहीं थी, और अरब व्यापारियों में सब मुस्लिम ही थे, और तो जहां जहां मुस्लिम बसते थे वो इस एकदम एक तरीके से वास्तविक रूप में अगर देखा जाए तो मुसलमानों का एकदम प्रतिद्वंदी हो गया था ये। खैर, बाकी चीजों में अगर ये 2-3 पॉइंट आप याद कर सकते हैं तो अच्छी बात है। सती प्रथा को ये पहला विदेशी ये जो भारत में बंद कर रहा है आगे। हालांकि मुगलों ने भी कई बार इसके प्रयास किए थे, अकबर वगैरह ने प्रयास किए थे। आगे चल करके भारत में वास्तविक रूप में इसके ऊपर जोर शोर से जो आवाज उठाएगा वो राजा राम मोहन राय होंगे। इसलिए हम मान सकते हैं कि अल्फ्रांसो दी अल्बुकर्क जो है वो राजा राम मोहन राय के पूर्वगामी थे। बहरहाल ये सब काम जो आपने पढ़े, ये देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा पुर्तगाली साम्राज्य को मजबूती जिसने प्रदान करी, वास्तविक रूप में जिसने एस्टैब्लिश किया, गोवा को एक राजधानी के तौर पे कहीं ना कहीं प्रस्तुत कर दिया उसने। तो ये सब चीजें आप देख करके कह सकते हैं कि ये वास्तविक संस्थापक था। ठीक है, किसका? पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। 2-3 मेंस के क्वेश्चन यहां से सॉल्व हो चुके हैं अब तक, आपके दिमाग में पता नहीं आया कि नहीं आया। आप लोगों ने मलक्का के बारे में भी सुना होगा। ये है मलक्का, ये इसने मलक्का पे कब्जा कर लिया था। ये छोटा सा मलक्का आपको दिख रहा है, ये मसाला आइलैंड है ना, ठीक है। चलिए, ये बात सबको समझ में आ गई यहां तक। तो ये हो गया फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बारे में, और ये हो गया अल्फ्रांसो दी अल्बुकर्क के बारे में। अब इन दोनों के पढ़ने के पश्चात अब हमें अगले
एक महत्वपूर्ण गवर्नर का नाम और पढ़ना है, मतलब इसके बाद तो नहीं, ऐसा नहीं कि ये इसके बाद ही आया। फिर आपको मैंने बीच में बताया कि 24 में तो वास्को डी गामा भी आया था बीच में, लेकिन एक इंपॉर्टेंट जो गवर्नर है उसका भी एक नाम आपको याद रखना है। एक दूसरा इंपॉर्टेंट गवर्नर है, इसका नाम है नानो दी कुन्हा। नानो डी कुन्हा, ये एक और फ्रांसीसी गवर्नर है। ये तकरीबन 1529 के आसपास आया। कब आया? 1529 के आसपास, और 1538 तक ये गवर्नर भारत का रहा। लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट गवर्नर है भारत के लिए, इसलिए इसका नाम हम यहां पर पढ़ रहे हैं। नानो दी कुन्हा या नूनो दी कुन्हा ऐसे करके लिखा रहता है। गोवा राजधानी बना लिया, बनाने का प्रयास किया, राजधानी बना लिया। वॉइस नहीं आ रही है तो रीस्टार्ट करिए। राजा राम मोहन राय तो बहुत बाद में आएंगे, लेकिन राजा राम मोहन राय ने आगे चलकर जो काम किया वो काम इसने पहले यहां पर किया है। भारत कहां, मलक्का कहां, इतना दूर के समय में कैसे कब्जा किया? अरे ये कौन सी बड़ी बात है? भारत कहां, मलक्का कहां, इतना दूर जाके कैसे कब्जा किया? आप तो बड़ी विचित्र बात यहां पर सोच रहे हैं। आप सोचिए पुर्तगाल कहां और भारत कहां, कैसे कब्जा कर लिया? पहले तो ये सोचिए आप। और जब भारत आ गया तो भारत के कितना दूर रह गया? ये फिर कितना दूर रह गया? ये बेसिकली ये वाला जो एरिया है, मसाला द्वीप यही है, असली मसाला द्वीप यही है। समझ में आ रहा है? यही है मसाला द्वीप। इन सब चीजों के नाम आपको देखने होंगे, अभी दिखाऊंगा, मैं बताऊंगा, ये सब नाम आएंगे बीच बीच में, परेशान ना हो। ये आपके हमारे लिए आश्चर्यजनक हो सकता है, उसके लिए आश्चर्यजनक नहीं था, वो तो यही करने आते थे। उस समय के मुगल बादशाह ने क्यों नहीं रोका? व्यापार में लाभ जो मिलता, कहां यूपीएससी कब्जा करेंगे। अच्छा, दुर्ग का मतलब होता है, दुर्ग का मतलब व्यापारिक कोठियां, व्यापारिक स्थल, फैक्ट्री, उसका जो है एक वो बना देना, एक घेराबंदी कर देना, तो उसी को दुर्ग बोलते हैं, फोर्ट बोलते हैं उसको, फोर्ट, फोर्टिफिकेशन करना। मुगल थे भाई, मुगल क्यों नहीं रहेंगे? ये गलत टाइप हो गया है। क्या गलत टाइप हो गया है? चलिए छोड़िए, चलिए वापस आते हैं नानो दी कुन्हा के पास। बातचीत बंद करिए तुरंत, एकदम वैसे ही जैसे थे वैसे ही बातचीत एकदम तुरंत बंद कर दीजिए। आप कोई बातचीत फिर नहीं होनी है, फिर थोड़ी देर बाद वापस आएंगे आपके पास। 1529 नानो दी कुन्हा भारत में पुर्तगाल का गवर्नर बनकर के आया। दूसरा कह सकते हैं इतने दिन बाद, अगला जो है महत्वपूर्ण, अल्फ्रांसो दी अल्बुकर के बाद एक कोई दूसरा आया जो इतना इंपॉर्टेंट था। बीच में वास्को डी गामा है, लेकिन उसी साल उसकी डेथ हो गई। 1529 में जब उसने कार्यभार ग्रहण किया तो उस समय भारत में मुगल सम्राट हुमायूं थे, और मुगल सम्राट हुमायूं जो हैं वो गुजरात के जो सूबेदार थे उनसे बिजी थे, उनके साथ संघर्ष करने में बिजी थे, गुजरात को निपटाने में बिजी थे। अब उधर मुगल सम्राट जो है वो गुजरात के साथ उनका संघर्ष चल रहा है। इसी स्थिति का लाभ उठा करके कि दोनों आपस में लड़ रहे हैं, तो कौन हमारे ऊपर ध्यान देगा, चलो ऐसे में जाकर के जल्दी से आसपास की जगह को कब्जा कर लेते हैं। 1534 और 1535, 1534 में बसीन और 1535 में दीव पर इसने कब्जा कर लिया। जिस समय मुगल और गुजरात आपस में बिजी हैं, आपस में एक दूसरे के साथ युद्ध करने में बिजी हैं जब, ठीक है। ये देखिए, ये है बसीन और ये है द्वीप। नाक के नीचे जाके कब्जा कर लिया भाई। ये होता है लड़ाई करने का फल, 1535 उसने द्वीप पे कब्जा कर लिया। और उससे पहले 1530 में उसने अपने शासन का मुख्य केंद्र
कोचीन पहले हुआ करता था, वहां से चेंज करके गोवा कर दिया। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इसमें लिख देना है। 1500 यहां पे लिख लो, 1530 में पुर्तगाली शासन का मुख्य केंद्र कोचीन से गोवा कर दिया, जो कि अभी पहले ही जीता जा चुका था, गोवा कर दिया। तो वो वाला स्टेटमेंट करेक्ट कर लीजिए। अगर मैंने कहा वहां पर कि गोवा को राजधानी बनाया, तो गोवा को वहां राजधानी ना बनवाइए, यहां बनवाइए। वो अगर कहीं नोट कर लिया तो काट दीजिए उस पॉइंट को, उस पॉइंट को काट करके यहां लिख दीजिए कि इसने जो है प्रशासनिक केंद्र बना लिया गोवा को। अभी तक जो प्रशासनिक केंद्र था वो क्या था, कोचीन था। ठीक है, और वो वाला पॉइंट थोड़ा सा काट के अमेंड कर लीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है, कर लेंगे ना। खैर, तो 1500